स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं नारी शक्ति वंदन बिल का। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बात रखी। नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के विकास के सफर में भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े फैसलों में से एक लेने जा रहा है। संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। 16 अप्रैल से महिला आरक्षण पर चर्चा होगी। संसद की गरिमा और नई ऊंचाइयों को छुएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह फैसला नारी शक्ति को समर्पित है, यह नारी शक्ति के सम्मान को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की अवधारणाओं को साकार करेगा, एक ऐसा इतिहास जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा, एक ऐसा भारत का संकल्प जो समतावादी हो या सामाजिक न्याय सिर्फ एक नारा हो, बल्कि हमारी कार्य संस्कृति और हमारी फैसला लेने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा हो। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक हो, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो, लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। साथियों, राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। तो 16 अप्रैल से संसद के विशेष सत्र में एक बार फिर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा होने जाएगी। और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधी आबादी से आह्वान किया कि इस बात की जानकारी सबको होनी चाहिए। और ये सब कुछ संभव हो पाया क्योंकि आधी आबादी का साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलता रहा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। समीर चौंगावकर जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बाकी मेहमान भी कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे। समीर जी, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रेडिट मेरी सरकार को नहीं बल्कि आधी आबादी को जाता है, क्या इससे सीधे सीधे आधी आबादी को पूरी तरीके से संबोधित करने में या उनको साधने में प्रधानमंत्री कामयाब होते नजर आएंगे बंगाल चुनाव से ठीक पहले? देखिए, मुझे लगता है कि सिर्फ ये आधी आबादी को नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का क्रेडिट जाता है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में लाने का सुनिश्चित किया। वह सबको पता है कि ये बहुत पहले से कोशिश की जा रही थी, मनमोहन सरकार के समय भी कांग्रेस का ये कहना था, लेकिन वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि महिलाओं को किसी भी स्थिति में हमें 33% आरक्षण देना है। यह इच्छा प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि महिलाओं की सत्ता में भागीदारी बढ़ाने का वक्त आ गया है। थोड़ा समय लगा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में संसद का विशेष सत्र बुलवाया और यह बिल पास करवाया। तमाम राजनीतिक दलों ने इसमें सहयोग किया। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री मोदी इसे 2029 से लागू करने के लिए तैयारी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई अब बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं किया जा सकता, हम इसे अगले लोकसभा चुनाव में ही लाएंगे और महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में देंगे, तो अब मुझे लगता है कि विपक्ष को इसमें आपत्ति करने या अवरोध उत्पन्न करने की जरूरत नहीं थी। जिस तरीके से सोनिया गांधी ने आज अखबार में एक पत्र लिखा है और ये बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की मंशा या केंद्र सरकार की मंशा महिलाओं को 33% आरक्षण विस्तार से अपने दर्शकों को दिखाऊंगी, लेकिन जिस नारी शक्ति वंदन अधिनियम की हम बात कर रहे हैं और जिस एम फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, 2023 में जब ये बिल लेकर आए थे और दोनों ही सदनों में बहुमत के साथ पास हुआ था, उस वक्त भी विपक्ष ने यही हल्ला किया था कि 2024 के चुनाव को साधने के लिए ये बिल लेकर आया गया है। और आज जब इस पर चर्चा की बात हो रही है, आज जब इसे लागू करने के लिए सरकार अपनी इच्छा शक्ति दिखा रही है, तो इसे बंगाल चुनाव से विपक्ष जोड़ रहा है समीर जी, और सीधे सीधे कहा जा रहा है कि एम को काउंटर करने के लिए ये महिला एम फैक्टर बीजेपी लेकर आ रही है।
देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष इसे बंगाल के चुनाव से देख रहा है। 2023 से प्रधानमंत्री मोदी तो बिल पास कर चुके हैं लोकसभा के अंदर, तो बंगाल चुनाव अब हो रहे हैं। 2024 में आरोप लगाया गया है कि भाई लोकसभा चुनाव को देखकर प्रधानमंत्री से लेकर आ रहे हैं, लेकिन 2014 का जब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव लड़ा था तब भी महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को जो समर्थन दिया था, उसके कारण केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2019 में महिलाओं ने समर्थन दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कमिटमेंट पूरा किया और अब ये बिल लेकर आ रहे हैं। और एक महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष रही है, बड़ी राजनीतिक परिवार से आती है, अगर सोनिया गांधी इस बात का विरोध करती तो बड़ा आश्चर्य होता है। सोनिया गांधी को तो खुलकर इस बात का समर्थन करना चाहिए था कि ठीक है, भले ही जनगणना नहीं हुई हो, भले ही अभी पूरा प्रॉपर परिसमन नहीं हुआ हो, लेकिन ये प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति दिखाता है कि 2029 में लागू करना है, तो हम सरकार के साथ है। हमारा पूरा समर्थन, जो 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है 16, 17 और 18 का, उसमें हम चर्चा में हिस्सा लेंगे, सरकार का साथ देंगे, इस बिल का समर्थन करेंगे। और हम भी चाहते हैं केंद्र सरकार के साथ साथ कि 2029 में लागू हो। अगर सोनिया गांधी ये पत्र में लिखती तो मुझे लगता है कि जो आबादी है उनको लगता, महिला को, कि सोनिया गांधी भी एक महिला और महिला ने एक महिला का साथ दिया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक महिला होकर महिला को 33% आरक्षण मिलने जब जा रहा है इतने लंबे समय के बाद, इतने संघर्ष के बाद, तो मुझे लगता है कि समर्थन करने के बजाय ये विरोध करना ये ठीक नहीं है। इस पर तो मैं आपसे चर्चा करूंगी सर, क्योंकि विपक्ष तो मुझे 2024 में भी याद है, उस वक्त ये कह रहा था कि खोदा पहाड़ निकली चुईया, नारी शक्ति वंदन बिल आपने पास तो करवा लिया, लेकिन 2029 तक महिलाओं को इंतजार क्यों करना पड़ेगा, डिलिमिटेशन या आपने सेंसस का क्यों इसमें क्लॉज लगा दिया है। और आज जब सरकार इसे लागू करने की बात कर रही है तब भी इसी तरीके के आरोप हैं जो विपक्ष लगा रहा है। ये तो एक अलग विषय है, लेकिन जो इसे सीधा सीधा बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, समीर जी क्या कहता है आपका कैलकुलेशन? जो एक एम फैक्टर ममता बनर्जी के साथ चलता है और एक एम फैक्टर जो नरेंद्र मोदी के साथ चलता है, ये दोनों कितने बड़े किंग मेकर के तौर पर साबित होंगे, या उस एम फैक्टर का ये कहीं ना कहीं काउंटर है महिला फैक्टर? देखिए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के हर निर्णय को सिर्फ चुनाव के नज़र से देखना ठीक नहीं रहता। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ चुनाव के नज़र से नहीं देखते। अगर सिर्फ चुनाव के नज़र से देखना होता तो उसको बहुत पहले प्रधानमंत्री मोदी लेके आ रहे। अभी संसद का सत्र खत्म हुआ है, उसी समय सरकार अगर चाहती तो लेकर आती, लेकिन सरकार चाहती है कि विशेष सत्र बुलाया जाए महिलाओं के सम्मान में और 3 दिन के सत्र में चर्चा करके पास किया जाए। अब ये कहा जाए कि बंगाल के चुनाव को देखकर दिया जा रहा है, तो भाई अगर भारतीय जनता पार्टी का अगर घोषणा पत्र देखेंगे तो उसमें महिलाओं के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की, मुझे लगता है वो ज़्यादा अपील महिलाओं को बंगाल की करेगी। 3,000 रुपये महीना हर महिलाओं को दे रहे, ट्रांसपोर्टेशन महिलाओं को वो फ्री दे रहे, जो स्नातक बेटियां हैं उनको 50,000 रुपये एक मुश्त महिला को देना है, 33% आरक्षण बंगाल में हर नौकरी में महिला को देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में किया है। तो मुझे लग रहा है कि वह जो घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल चुनाव को लेकर के वो बहुत ज्यादा महिलाओं को आकर्षित करेंगे। और ये अगर करता है तो मुझे लगता है सिर्फ वोट बैंक से देखने की क्या जरूरत है। मुझे लग रहा है आप समर्थन दीजिए, और अगर ऐसा आपको लगता है कि इसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी लेने की कोशिश कर रही है, तो आप भी 10 साल सत्ता में रहे, आपको किसने रोका था? आप उस समय बिल लेकर आते, भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन करने के लिए तैयार थी, आप इच्छा शक्ति दिखाते, लेकर आते और इसका क्रेडिट देते कि हाँ कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन की सरकार में हमने इस बिल को पास कराया था। आप नहीं करा पाए, प्रधानमंत्री मोदी ने उसको लोकसभा में पास कराया और अब प्रधानमंत्री मोदी विशेष सत्र के माध्यम से 2029 में से लागू करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि 2011 की जनगणना का आप जिक्र कर रहे हैं, जनगणना का 2021 में जनगणना नहीं करवाई, जनगणना नहीं हुई तो परिसीमन नहीं हुआ है, अब कैसे इसे लागू करोगे? सरकार ने रास्ता निकाला होगा। और मुझे लगता है कि जब कोई नई अच्छी शुरुआत होती है, कोई अच्छा डिसीजन होता है, आधी आबादी के लिए कोई बेहतर सरकार काम करने जा रही है, तो छोटे छोटे अवरोधों को नहीं देखना चाहिए, समर्थन देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, महिलाओं का साथ दीजिए, 33% आरक्षण का बिल पास कराइए, सरकार रास्ता निकाले कि महिला को कैसे देना है, और कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो उसमें सुधार किया जाएगा आने वाले समय में। सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है। देश की आबादी प्रधानमंत्री मोदी के लिए इसके लिए धन्यवाद करेगी। और मुझे लग रहा है सोनिया गांधी एक महिला होने के नाते, देश की सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके इसके नाते, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसकी बड़ी नेता होने के कारण उनको समर्थन करना चाहिए, प्रियंका गांधी को समर्थन करना चाहिए, और तमाम विपक्षी जो महिला उन सबको समर्थन करना चाहिए। ये नेक मंशा से लेकर लाया जा रहा है, ये यहाँ पर नियत की बात है। यहाँ महिला को, आधी आबादी को पूरी तरीके से एक प्रतिनिधित्व दिलाने की बात कही जा रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता ना कि कोई फैसला सरकार ले और चुनावों पर उसका इंपैक्ट ना पड़े या विपक्ष इसे चुनावों से जोड़कर ना देखे। अब बंगाल की ही बात कर लूं तो एम फैक्टर यहाँ सबसे ज्यादा चलता है, चाहे ममता की बात करूं, मुस्लिम वोटर्स की बात करूं, मुर्शिदाबाद की बात करूं, मथुआ की बात करूं, मालदा की बात करूं, और अब ये एम फैक्टर यानी कि महिला फैक्टर, कौन सा आपको ज्यादा मजबूत दिख रहा है इन फैक्टर्स में? देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ पर संगठन के स्तर पर काम किया है
महिलाओं को जिस तरीके से लग रहा था कि भाई 2011 में ममता बनर्जी महिला मुख्यमंत्री बनी और उसके बाद महिलाओं को लगा था कि बहुत आमूलचूल परिवर्तन होगा, लेकिन जिस तरीके से 3 कार्यकाल के बाद भी बंगाल में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। महिलाओं को जो सुरक्षा मिलना चाहिए थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर महिलाओं को जो मिलना था वो बंगाल में नहीं मिला। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना पूरी दुनिया और पूरा भारत इसको लेकर शर्मिंदा हुआ था, और महिलाओं में जिस तरीके से बंगाल में एक महिला मुख्यमंत्री के रहते हिंसा हुई है, तो महिलाओं को भी लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्र में जो योजनाएं लागू की थी, कई योजनाएं ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर लागू नहीं होने दी। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, ममता बनर्जी लंबे समय से लक्ष्मी योजना लागू कर रही है, महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं बंगाल के अंदर लागू किए, और मुसलमानों के साथ महिला का एक मूवमेंट ममता ने अपने लिए बंगाल में बनाया है। लेकिन अब 3 टर्म होने के बाद बंगाल की महिलाओं को लग रहा है कि भाई इतना लंबा समय हमने ममता को दिया, उसके बाद भी अगर महिला सुरक्षित नहीं है, महिलाएं रात को 10 के बाद निकल नहीं सकती, भयानक करप्शन है, तो मुझे लगता है कि अब महिलाओं ने भी सोचा होगा कि एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि भाई मेरी गारंटी पूरी होने की गारंटी है, तो महिलाओं में प्रधानमंत्री मोदी की जो लोकप्रियता है, जो क्रेज है और जो भरोसा है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि चुनाव भय और भरोसा के बीच में। आपको लग रहा है कि बंगाल के चुनाव में ये जो एम फैक्टर है, महिलाओं वाला जो फैक्टर है, ये कहीं ना कहीं कारगर साबित होगा और भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होगा। यही वजह है कि पूरा का पूरा विपक्ष इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले के बाद अब इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहा है। बाकायदा सोनिया गांधी ने एक लेटर लिखा है। राहुल गांधी ने आज सोनिया गांधी के लिखे एक न्यूज आर्टिकल को सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा कि पीएम विपक्षी दलों से उन बिलों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद के विशेष सत्र में जबरदस्ती पास कराना चाहती है। उन्होंने लिखा कि ये सब तब हो रहा है जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। इस जल्दबाजी का सिर्फ एक ही मकसद है, राजनीतिक फायदा उठाना। सरकार ने 2023 में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पास करा लिया था, लेकिन इसे अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू करने की शर्त रखी गई। उन्होंने कहा कि दरअसल इस सत्र में सरकार का असली मुद्दा परिसीमन है और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह संविधान के लिए खतरनाक है। तो विपक्ष अब क्या करे? ये विपक्ष के सामने एक बड़ी चुनौती आ गई है, क्योंकि एक ऐसा अधिनियम है जिस पर समर्थन विपक्ष पहले कर चुका है, लेकिन कई इफ एंड बट के साथ विपक्ष इस पर समर्थन कर रहा था। अब एक बार फिर से इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर दिए। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ शर्मा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इस बिल पर बड़ी चर्चा सौरभ हो रही है और विपक्ष की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं जो बंगाल चुनाव से जोड़कर सामने आ रही है। बिल्कुल प्राची, पहले तो मैं ये बता दूं, नमस्कार आप सभी को। समीर जी नमस्कार आपको भी, कि आज हम ये प्राची और मैं एक साथ क्यों कर रहे हैं। प्राची पहले क्यों आई, समीर जी अकेले आपको क्यों दिखाई दे रहे हैं? इसकी वजह है नोएडा में एक बड़ा मजदूर आंदोलन, आप प्रोटेस्ट या कह लीजिए, उसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। इसी वजह से आज सभी मेहमान जो हैं वो थोड़ा सा फंस गए, क्योंकि नोएडा में काफ़ी मुश्किल है इस वक्त ट्रैफिक की। ये जो आप बात कर रही थी ना, मुझे लगता है प्रधानमंत्री की बात तो शायद आप लोग ने सुनवा दी होगी अभी तक जी। तो इन दोनों खबरों को जोड़ के समीर जी अगर देखें, सोनिया इससे पहले कांग्रेस पार्टी 3-4 चिट्ठियां लिख चुकी है सरकार को। वो ये कह रहे हैं कि आप जो ये 16, 17, 18 का विशेष सत्र ला रहे हैं, ये आप चुनावी फायदे के लिए ला रहे हैं, वरना कानून पहले बन चुका है महिलाओं को आरक्षण देने का। उस वक्त हमने ये कहा था कि इसको 2024 लोकसभा इलेक्शन से लागू करो, तब आपने कहा कि नहीं, ये तो जनगणना के बाद और डिलिमिटेशन के बाद होगा। अब जब आप और जनगणना आपने 5 साल लेट कराई, अब जब आप, और अभी भी उनका यह भी कहना है कि सरकार तो ये कह रही है कि इस बार डिजिटल जनगणना हो रही है और उसके आंकड़े जो है 2027 तक आ जाएंगे, तो फिर नई जनगणना के डेटा के आधार पर परिसीमन करके इसको 2029 तक लागू करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये कांग्रेस कह रही है। और उसका इसलिए कहना है कि ये आप बंगाल के चुनाव में लाभ लेने के लिए हड़बड़ी में सब कुछ कर रहे हैं। इसके अलावा 2 और बातें सोनिया गांधी के आर्टिकल में है। एक तो उन्होंने कहा कि जब पिछली बार भी आप लाए थे तो हमने इसको पास कराया था, हम इसके साथ थे, बिल के साथ, तो ये ना पोर्ट्रे किया जाए कि ऑपोजिशन इसमें कोई अड़ंगा लगाने की कोशिश कर रहा है। फिर उन्होंने पंचायतों में और नगर पालिकाओं में जो है महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था, उसका श्रेय उन्होंने लेते हुए कहा कि उस वक्त 5 साल उसके ऊपर बहस हुई थी, 5 साल तक उस पर चर्चाएं चली थी और फिर उसको हमने ही पास करवाया था। इस बार भी वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा, सर्वसम्मति से हो, लेकिन आपको ऑपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। 2 रेड कार्ड लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी ने समीर जी दिखा दिए। एक तो कोटा विद इन कोटा, जिसकी हमने एक दिन पहले भी बात की थी। उनका कहना है कि भाई SC ST के लिए तो कोटा है, लेकिन ये जो आप 33% महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करेंगे, इसमें OBC आरक्षण भी जो है वो किया जाए। फिर दूसरी बात जो एक मुख्यमंत्री इनके रेवंत रेड्डी दक्षिण के उठा चुके हैं, उनका कहना है कि अनुपात सेम होने से, क्योंकि सीटें बढ़ेंगी लोकसभा की भी और विधानसभाओं की, तो दक्षिण के राज्यों का नुकसान ना हो, उनकी ओवरऑल पार्लियामेंट में से कम ना हो जाए, तो वो ये कह रहे हैं कि अनुपात समान रखने से नहीं होगा। जो सीटों का एग्जैक्ट डिफरेंस आज है
वही एग्जैक्ट डिफरेंस सीटें बढ़ने के बाद भी रहना चाहिए, ये उनकी मांग है। मतलब उस अगर वैसे देखेंगे तो फिर दक्षिण के राज्यों के अनुपात में ज्यादा सीटें बढ़ेंगी, ऐसा उनका मानना है। अब इसमें आपका सेंस क्या कह रही है? जो 3 दिन का अभी सत्र होने जा रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं आम सहमति बनाएंगे, बन पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को समर्थन देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ठीक है, विपक्ष के कई प्रश्न हो सकते हो। सोनिया गांधी ने जो मामला उठाया है कि कोटा विद इन कोटा आरक्षण के अंदर महिला ओबीसी के लिए जो जिक्र कर रही है, संविधान में ये है नहीं ना। क्या इसके पहले था? SC ST के लिए है। अब सोनिया गांधी एक राजनीतिक लाभ के लिए समाज के अंदर इस तरीके से कोशिश कर रही है कि ओबीसी वर्ग को भड़काया जाए और उनसे कहा जाए कि भाई मैंने आपके लिए मांग रखी थी कि कोटा विद इन कोटा किया जाए, उसके अंदर ओबीसी के अलग से दिया जाए। मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। नहीं, वो उनकी राजनीति है और ये बंटवारे की राजनीति है। आप ओबीसी को किस तरीके से कह सकते हो? क्या आज तक के जो पहले चुनाव 1952 से लेकर अभी 2024 तक के चुनाव हुआ है, उसमें क्या ओबीसी के लिए कोई सीट आरक्षित रही है? लोकसभा विधानसभा में नहीं रही है। जब सिर्फ SC और ST के लिए आरक्षण है, तो आप ये मामला उठाकर क्यों देश के अंदर एक बंटवारे की कोशिश कर रहे हो? और रेवंत रेड्डी ने जो कहा है तेलंगाना के मुख्यमंत्री, सोनिया गांधी ने लिखा है आज आर्टिकल। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इस बात की जो चिंता थी, उसकी पहले चंद्रबाबू नायडू इस बात का जिक्र कर चुके हैं, कर्नाटका के मुख्यमंत्री इस बात का कर चुके हैं, और दक्षिण के तमाम मुख्यमंत्री अपनी इस परेशानी से जिक्र कर चुके हैं, इस शंका से केंद्र सरकार को अवगत करा चुके हैं। और जब अमित शाह जी ने बैठक ली थी, दक्षिण के मुख्यमंत्रियों से भी कहा था कि दक्षिण के राज्यों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी और दक्षिण की भारत की सीटें नहीं बढ़ेगी, या उन्हें सीटों का नुकसान होगा। निश्चित रूप से राजनीति किया, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सोनिया गांधी इसका समर्थन करने के बजाय उसके खिलाफ इस तरीके से। अब अगर लेकिन प्राची मान लें कि ये जो है लोकसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, बंगाल चुनाव में लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, क्या वहां भारतीय जनता पार्टी वैसा माहौल अपने पक्ष में बना पाई है? बिल्कुल। देखिए, अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, सभी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। बंगाल में पहले चरण के चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी अब तक करीब विधानसभा की 100 सीटों को कवर कर चुके हैं। पीएम मोदी की रैलियों में जबरदस्त भीड़ भी जुट रही है। बंगाल में प्रचंड गर्मी के बावजूद पीएम की सभा में लाखों की संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंच रहे हैं। कल पीएम मोदी की पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक रैली थी। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी अचानक बिना किसी प्रोटोकॉल के एक शादी समारोह में भी पहुंच गए, जिसकी तस्वीर भी सामने आई। पीएम मोदी बंगाल में लोगों के रिस्पॉन्स से काफी उत्सुक दिख रहे हैं, काफी खुश दिख रहे हैं। अच्छा, वहां ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं शादी की, बड़ा ये होता नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके अपने शहर में आप लेट हो गए आज? नहीं खैर, वो तो जो श्रमिकों का प्रदर्शन है उसकी वजह से पकड़ के आए। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे कि ये देखें, अभी चर्चा में ये हो चुका है कि प्रधानमंत्री ने सपोर्ट मांगा है सभी दलों का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जो उसमें बदलाव होना है वो कर लें, एक साथ मिलकर कर लें। और दूसरा, सोनिया गांधी ने जो आज आर्टिकल लिखा है उसमें उन्होंने कोटा विद इन कोटा की बात की और दक्षिण राज्यों की डिलिमिटेशन में सीटों में हर्जाना ना हो। प्रधानमंत्री जो ये कर रहे हैं, कभी वो वीडियो बनाते हैं, रैली का वीडियो दिखाते हैं पीछे से, वो अपनी रैलियों में कह रहे हैं ऐसी सभाएं तो मैं गुजरात में भी नहीं कर सकता, और ऐसे अचानक शादी में चले जाना, कोई कार्यकर्ता हो सकता है उनके घर में कोई फंक्शन हो तो वहां वो चलेगा, मगर ये ऐसा रेयर है। ये इस तरीके से प्रधानमंत्री का जाना ये आदमी तब करता है जब रिस्पॉन्स कुछ अलग दिख रहा होता है। नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की और पूरी भारतीय जनता पार्टी की इस बार की जो रणनीति है वो एकदम अलग रही। और हम लोग पहले भी एक दिन इस पर थोड़ा विस्तार से बात कर चुके हैं कि उन्होंने चुनाव को, जिसको कहते हैं ना कि ईंट दर ईंट खड़ा होने दिया, और जब इमारत बनती दिखी तब वो उसकी जो, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई बुलंद शिखर दिख रहा होता है, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिदृश्य में आए। और भारतीय जनता पार्टी को एक बात बहुत अच्छे से पता है कि पीएम उनके लिए जिस तरह का ट्रम्प कार्ड है, ममता बनर्जी के सामने और कोई ट्रम्प कार्ड चल ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं। और नरेंद्र मोदी का चाहे वो रिपोर्टिंग करना हो या यूं जिसको कहते हैं कि अनायास आपको लगा और चले जाएं किसी शादी विवाह में, तो कहने को कोई कह सकता है कि इस तरह से शादी विवाह में जाने से क्या होगा, तो ठीक बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कोई ऐसा बड़ा आदमी तो था नहीं कि उसकी कोई बहुत फैन फॉलोइंग थी। लेकिन ये जो वो एक आता है ना, मतलब जिसको कहते हैं कि पीएम की एक्सेसिबिलिटी, उनकी रीच कहीं तक भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी शैली का कई बार उपयोग करते रहे हैं। अब अभी इसी से जुड़ी हुई खबर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं, जैसे प्रधानमंत्री खुद को कहते हैं कि मैं चाय वाला हूं, पीएम बन गया। अब गुजरात में एक कार्यालय पे चाय पिलाने वाले को भाजपा ने वार्ड काउंसलर का टिकट दे दिया। तो होता क्या है कि जैसे हम कई बार कहते हैं भाजपा में बड़े नेता तो नाराज होते रहते, फिर भी पार्टी क्यों नहीं कमजोर दिखती? क्योंकि नीचे का वर्कर उसको लगता है कि जब पीएम हमारे साथ खड़ा है, जब इस तरह से कहीं पहुंच सकता है, तो उसको एक भरोसा, एक आस हो जाती। और निश्चित तौर पर ममता बनर्जी इस सबसे डर रही।
तो आपने किन फैक्टर्स की बात कर ली प्राची? महिला फैक्टर की बात कर ली जो ममता बनर्जी का कोर वोट है, हमने मुस्लिम फैक्टर की बात मुस्लिम कर फैक्टर ली, की बात कर ली, हमने मालदा की बात कर ली, हमने मुर्शिदाबाद की बात कर और ये ली, मोदी फैक्टर की भी बात हो गई। और क्या रह गया फिर बताइए? महिला पे एक सारे बात अहम हो गए, मुर्शिदाबाद, मालदा, मोदी और महिला, सारे अहम फैक्टर्स की बात कर ली। और सब मोदी, महिला, सब मुसलमान। ममता के लिए हो रहा है। एक फैक्टर और है हाँ, आपके आगे प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी भी आगे स्वागत है। हाँ सर, बताइए एक फैक्टर और क्या? प्रोग्राम सुन रहा था रास्ते आते हुए। एक फैक्टर रह गया, देखिए इससे जो रूलिंग पार्टी है वो 3 बार फायदे उठाने की कोशिश कर रही है। पहला तो इलेक्शन के पहले जब उन्होंने कहा कि ये लाएंगे बिल, दूसरा अब, और तीसरा जब इंप्लीमेंट होगा। तो सेंसस 2021 में होना था, नहीं हुआ, चलिए कोविड था, लेकिन अब तक सेंसस क्यों नहीं कराया गया 2024 तक? और डिलिमिटेशन इतना बड़ा एक एक्सरसाइज है जिसको किए बिना ये इम्प्लीमेंट कराना मुझे थोड़ा सा नागवार गुजरा है। क्या प्रोसेस होगा, ये सारी चीजें हैं। एक MY कुरैशी जी ने बड़ा अच्छा एक लेख लिखा था इंडियन एक्सप्रेस में, उन्होंने कहा, SY कुरैशी, सॉरी, एम चल रहा तो मुझे लगा वो भी आ जाए तो मुझे लगा कि मुझे वो काफी हद तक वो कह रहे थे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, यानी इस पर डिबेट की बात कर रहे थे कि जिस तरह अनुपातिक इलेक्शंस होते हैं जी, वेस्ट में कई जगहों पे होते हैं, उस तरह के कुछ किए जाएं। तो क्या वो भी फॉर्मूला लाया जाएगा? एक्चुअली बताऊं, मैं और आप क्लास में लेट हैं आज, जी, सारी बातें कर चुके हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मान लीजिए बीजेपी ये लाभ के लिए ही कर रही है, चुनावी लाभ के लिए, तो इसका इंपैक्ट है वो क्या लोगों के, महिलाओं के मन में? देखिए कि मोदी ने हमारा रिजर्वेशन करा दिया जी। देखिए, महिलाओं को पितृ संतात्मक समाज जितना हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, बंगाल में एटलीस्ट उतना नहीं है, या केरल में नहीं है, हालांकि केरल में चुनाव हो गए, लेकिन बंगाल में उतना नहीं दिखता है। क्योंकि अगर आप ममता बनर्जी की टॉप लीडरशिप देखें ना, तो उसमें जितने जो नीति निर्धारक लोग हैं वो सारी महिलाएं हैं। तो महिला एम्पावरमेंट बंगाल से ज्यादा कहीं इस इलेक्शन में मुझे नहीं दिख रहा है, और उसका फर्क एक्चुअल बीजेपी को मिलेगा, पार्टली मिलेगा, लेकिन इस चीज का बिल्कुल मुझे लगता है फायदा मिलेगा उनको, लेकिन ज्यादा फायदा टीएमसी को इस समय महिला के बात पर मिलेगा। क्योंकि उनके पूरे लीडरशिप को आप देखें ना, महुआ मित्रा, डोला बैनर्जी, जितने भी लोग डेमोक्रेटिक बता रहे हैं तृणमूल कांग्रेस को कि महिलाओं नीति निर्धारण में, भाई एक ही महिला वहां निर्णय लेती है, सारे वहां नहीं सर, देखिए ना, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है अक्रॉस ऑल महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने में ममता पार्टी वो ठीक है, लेकिन पार्टी के अंदर वो अकेली महिला जो सारे निर्णय लेती है, वहां की डेमोक्रेसी नहीं है। योगी जी की और महिला की भूमिका हो जाए, नहीं, योगी जी रह गए ना, योगी जी की हिंदुत्व की बात रह गई, हिंदुत्व फैक्टर। योगी आदित्यनाथ की रैलियां अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ हो रही हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। अच्छा, ममता बनर्जी इसको बाहरी बनाम बंगाली करना चाहती हैं, तो वही बात पकड़ी योगी आदित्यनाथ ने, और उन्होंने कहा कि उन्होंने तो कहा ये बंगाली कल्चर पे खतरा है, ये सरकार टीएमसी की ये बंगाली कल्चर, बंगाली भाषा पर खतरा है। सुनिए। बंगाल में बंगाली ही बोली जाएगी, ये कठमुल्लापन की संस्कृति यहां नहीं चलने दी जाएगी, किसी भी स्थिति में नहीं चलने दी जाएगी। इनके देशद्रोही मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, अन्नदाता किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी प्रकार की अराजकता को नहीं चलने देंगे। जैसे डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त, कर्फ्यू से मुक्त, किसी प्रकार की अराजकता से मुक्त किया है, ऐसे ही डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने दीजिए। फिर सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की धरती हमारा बंगाल फिर से बनेगा। आगे का एक बयान प्राची सुना, उससे पहले ये तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है, इसकी बात हम कर लेते हैं। योगी जी सभा में आए तो शुभेंदु अधिकारी ने ये देखिए ऐसे बिल्कुल लगभग दंडवत जो है उनको प्रणाम किया। योगी हैं वो, महाराज भी हैं वो, तो वो सम्मान भी उनको मिलता है अलग से, लेकिन ये इसका मतलब हिंदुत्व में जो अभी आकर्षण है बंगाल में वो है, तभी ऐसा किया इन्होंने? नहीं, निश्चित तौर पर है, और मतलब ये सचमुच कमाल का वीडियो है। और योगी आदित्यनाथ मंच पर हैं, माइक पर भाषण कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी आते हैं, पहले अपनी चप्पल उतारते हैं, पटका पहनाते हैं और उसके बाद साष्टांग होते हैं। ऐसा आमतौर पर मंदिर में लोग होते हैं,
ऐसा व्यक्ति के लिए बहुत कम होते हैं। ये ठीक बात है कि उसमें मूल मुद्दा वही है जो योगी आदित्यनाथ के शरीर पर भगवा है, जो एक वो मठाधीश है, उसकी वजह से। दूसरा उसका पहलू ये है कि उत्तर प्रदेश के बहुतायत लोग पश्चिम बंगाल में है। मतलब इधर तो थोड़ा शिफ्ट हुआ, नहीं तो एक समय में तो पूरब का आदमी निकलता था तो कलकत्ता ही जाता था। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और जो सबसे बड़ी वजह है कि ये पहला चुनाव है जिसमें हिंदू आइडेंटिटी अपने आप को नए सिरे से पहचान रही है। और नए सिरे से पहचानने का मतलब आप समझिए कि जिस जगह पर ममता बनर्जी नाराज हो जाती थी, कह रहे क्या ये जय श्री राम का नारा लगा दिया, कोई तृणमूल कांग्रेस का नेता बोलता था कह रहे ये तो देवी की भूमि है, अब वो देवी देवता में अंतर करते थे, वहां पर जय श्री राम के नारे से ही रैलियों की शुरुआत हो रही है। और इस मोमेंटम में योगी आदित्यनाथ का आज की तारीख में कोई जोड़ तो है नहीं। तो ये शुभेंदु को भी बहुत अच्छे से बीजेपी में बहुत से लोगों को पसंद नहीं आया होगा कि चप्पल उतारे शुभेंदु फिर जाके साष्टांग करें। कई लोगों को ये मतलब जो ऑप्टिक है वो पसंद भी नहीं आया होगा, मुझे लगता है ऐसा तरीके से लेके। ठीक है, वो उनके मतलब सही कहा उन्होंने, वो भगवा का आदर है, लेकिन आदर है। लेकिन पहली बार तो शुभेंदु योगी आदित्यनाथ से मिले नहीं, इसके बाद 15 बार मिल चुके हैं। कब 15 बार शुभेंदु अधिकारी ने चप्पल उतारी हो, इस तरीके से साष्टांग किया हो? मैंने तो कई बार देखा है कि योगी से उन्होंने बड़े आराम से हाथ मिलाया शूज पहनकर। तो अब ये चुनाव के समय वो इस तरीके से कर रहे हैं, या तो हमेशा इस तरह से करते तो समझ में आता है कि नहीं हमेशा का सम्मान है भगवा देख के। तो चुनाव के समय भगवा का सम्मान अगर शुभेंदु अधिकारी को नजर आ रहा है वो बात अलग है। नहीं, लेकिन ये तो चुनाव के समय में चीजें बदलती हैं ना। और पॉलिटिक्स तो मूलतः ऑप्टिक्स का खेल है, आप कब कहां कैसी चीज प्रस्तुत कर दें। और योगी आदित्यनाथ आज के समय में हिंदुत्व के बड़े आइकॉन हैं, हिंदुत्व की देश में। और लोग ये बड़ी आसानी से इसको अब कंपेयर करने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद देश में अगर कोई हिंदुत्व के तौर पर कोई एक व्यक्ति है, और सबसे बड़ी बात वो उसको थोड़ा सा बचा बचा के नहीं बोलते हैं, जो है साफ साफ बोलना है। तो शुभेंदु को यही तो चाहिए इस वक्त, तो ये भी तो है ना। बंगाल की बात हुई थी, पूरी नहीं हो पाई थी, तो योगी जी की एंट्री, प्रधानमंत्री का यूं एक शादी में चले जाना, प्रधानमंत्री का वीडियो बना के दिखाना कि कितनी भीड़ आ रही है उनकी सभाओं के अंदर और लोगों में इस बार परिवर्तन का जबरदस्त जज्बा है, और मंच पर शुभेंदु अधिकारी का योगी आदित्यनाथ के यूं झुक कर के पैर छू लेना, ओवैसी का हुमायूं कबीर से नाता तोड़ लेना, ये सारी बातें चल रही हैं बंगाल के चुनाव में। और ममता बनर्जी कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स की वजह से, सारे मुद्दों की वजह से कुछ तो नुकसान अपना होता हुआ देख भी रही है। मैं उसका आपको एक और नज़ारा दिखाऊंगा थोड़ी देर में। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी रैली में कोलकाता के मेयर का एक पुराना बयान याद दिलाया। कोलकाता के मेयर हैं फिरहाद हकीम, कैबिनेट मंत्री भी हैं और बड़े पावरफुल मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में आधा बंगाल उर्दू बोलेगा, ऐसा योगी जी ने बताया कि फिरहाद हकीम ने कहा था। फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब आप खुद समझ लीजिए, बंगाली भाषा तक पे खतरा है। सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, चलो कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। अब ये जो आपने तेवर देखा योगी आदित्यनाथ का, आमतौर पर उत्तर प्रदेश में भी ऐसा तेवर जो है नहीं होता। मतलब वो तो पहले ही एक अलग लेवल पर जाकर के बात करते हैं, लेकिन जो चेहरे पे भाव थे, जो बोली में आक्रामकता थी और आवाज का जो डेसिमल लेवल था, वो आपको बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ उस जगह प्रहार करना चाह रहे हैं जो बहुत लोगों के दिल की बात है। कैसे देखते हैं त्रिपाठी जी इसको? उन्होंने वो गुजराती बंगाली करना चाह रहे हैं और इन्होंने बंगाली पे ही बात बता दी। नहीं, गुजराती बंगाली नहीं, ममता बनर्जी ने तो बंगाली बनाम सब किया। बंगाली बनाम बिहारी किया, बंगाली बनाम उत्तर प्रदेश किया, बंगाली बनाम गुजराती किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो फैक्ट पर बात कर रहे हैं, जो ममता बनर्जी कह रही है वो लोगों को भड़काने के लिए कोशिश कर रही है। क्या सचमुच गुजराती बनाम है? अगर ऐसा होता तो यूसुफ पठान को क्या मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ टिकट देती ममता जी? बिहारी बनाम होता तो क्या कीर्ति आजाद और शत्रुघ्न सिन्हा उनकी पार्टी में होते? तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई मुद्दा है। लेकिन चूंकि उनको लगता है कि अगर हम ये नहीं बनाएंगे तो हम कैसे कह पाएंगे कि बहिर्गतो आ रहा है और बंगाल की संस्कृति पे हमला कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर हमला कर रहा है। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं ये तो सच है ना, कि फिरहाद हकीम ने साफ साफ कहा कि हमारी 2011 की जनगणना में 27% आबादी थी, बंगाल में हम 30% के ऊपर हो गए, जल्द ही हम यहां पर मेजॉरिटी में आ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ भाई?
कौन सी गणित से बंगाल में मुसलमान इतनी तेजी से बढ़ेगा? दो ही रास्ते हैं, या तो जो टीएफआर है अचानक मुस्लिम महिलाओं का इतना बढ़ जाए, और दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल में लेजिटिमेट कर दिया जाए, उनको सरकारी तरीके से, संस्थागत तरीके से उनको बंगाल का नागरिक बना दिया जाए। दूसरा और कोई तरीका नहीं। और ये किसको खतरा है? ये सबसे बड़ा खतरा पश्चिम बंगाल की उस संस्कृति को है जिसका एक समय में, जो 1905 से लेकर, जिसको जो लाल इश्तेहार से प्रधानमंत्री ने याद दिलाया था, उससे लेकर आजादी की तक देखें तो जो मूल रूप से हिंदुओं और मुसलमानों का जो दंगा था, जो सांप्रदायिक संघर्ष था, जिसमें एक हिस्सा कटा और भारत का एक भाग और बट गया। तो ये वही स्थिति होती दिखती है। एक्चुअली अभिषेक बैनर्जी का बयान है, अमित शाह जी ने कहा था परिवर्तन होगा, तो उन्होंने कहा था ये परिवर्तन इसलिए लाना चाहते हैं कि फिर गुजराती तय करेंगे कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या बोलेंगे। तो वो गुजराती वाला नैरेटिव, लेकिन जो है पिछली बार जितना ये बाहरी वाली बात चल गई, इस बार वैसा विमर्श अभी तक लग नहीं रहा कि बंगाल में कोई टीएमसी जो है वो बना पा रही है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। ममता बनर्जी की रैली का जो एक क्लिप पड़ा हुआ है इस खबर के बाद वाला, वो जरा भी निकाल करके चला दीजिए। एक बार पहले भी हो चुका है उनके साथ ये, कि वो नारा लगवाती है और नीचे से भीड़ जो है नारा रिपीट नहीं करती है। इसके ठीक उल्टा हो रहा है। मोदी की हर डायलॉग पर, हर लाइन पर जबरदस्त जोश, आवाज दिखाई देती है। अब यहां भी एक रैली में उनके साथ ऐसा ही हो गया। ममता जी कुछ नारा लगवाना चाह रही थी, कोई बोला ही नहीं। फिर उन्होंने उनको जाके उनको बोलना पड़ा माइक से, अरे ना भाई बोल रहे हैं ना बहन बोल रही है, क्या हो गया, मेरे पीछे आवाज लगाई। पिछली बार नोटबंदी के लिए बोल दिया था, जब कोई बोला नहीं, बोला नोटबंदी में लाइन में लगे थे ना। हाँ, पहले उन्होंने बोला कि एसआईआर की लाइन में लगे, कोई बोला ही नहीं। फिर बोला कि नोटबंदी में लगे थे, तो हम नोटबंदी में तो सब लगे थे, तब लोगों ने हाथ खड़ा किया। अब ये वाला आप वीडियो देखिए। सर ये इसमें आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये वीडियो वही है जिसमें वो, जी हाँ ये वही वीडियो है, लेकिन वो आप कह रही हैं लोगों से बोलने के लिए, तो ना भीड़ में से आवाज आई थी ना हमारे माइक में से आवाज आई। खैर कुछ गलती हो गई, टेक्निकल फॉल्ट हुई। प्रोफेसर संगीत रागी जी आ गए। सर बहुत स्वागत है आपका। तो मैं शुभेंदु अधिकारी का बयान हमारे पास है, वो आपको दिखाता हूँ। फाइनल कॉमेंट सबका हो जाएगा बंगाल पर, आप क्योंकि चर्चा काफी हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने एक आंकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि 177 सीट आ रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी की। वो कैसे पहुंचे हैं, उन्होंने कोई सीट वार गिनती की होगी। 148 मैजिक नंबर है और उससे वो लगभग 29 सीट ज्यादा आने का दावा कर रहे हैं। देखते हैं। इस एरिया में बीजेपी पिछले लोकसभा चुनाव में 49% वोट मिला, तब एसआईआर नहीं हुआ था। एसआईआर का बाद यहाँ 55% वोट मिलेगा बीजेपी को, सब सीट जीतेगा। सबसे कम मार्जिन रहेगा 30,000 डिफरेंस, 30,000 से 50,000 के ऊपर सब प्रत्याशी। हमारी सबका नेता अमित शाह जी बता दिया 170 से नीचे नहीं आएगा, ऊपर कितना जाएगा जनता को मालूम है। मैं बार बार सब सभा में बता रहा हूं, 16 में 3 सीट बीजेपी जीता था, 21 में 77 सीट जीता है, इस बार 177 हो ही जाएगा। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस। 177 प्रोफेसर साहब, 177 भाजपा। देखिए मैं तो पहला दिन से ये चीज कह रहा था 160 से 170 के बीच में, ये मैं पहले ही दिन से बोल रहा था। आप लोग इस बात से सहमत नहीं थे। समीर जी ने कहा था कि भाई सरकार बनाने जा रही है, और उसके पीछे बस मेरा एक ही तर्क था कि हर कंस्टिट्यूएंसी में उनका वोट कटा है। अब एक दूसरा नैरेटिव वहाँ पर चलाया जा रहा है। दूसरा नैरेटिव ये चलाया जा रहा है कि जो पहला फेज में वोट कटा था वो मूलतः हिंदुओं का वोट ममता बनर्जी ने कटवाया था। तो ममता बनर्जी ने यदि कटवाया था तो ममता बनर्जी को खुश होना चाहिए था कि भाई ये सब भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं, तो कट जा रहा है तो उनको तो प्रसन्न होना चाहिए था। लेकिन वो उसी समय से ममता बनर्जी इसका विरोध करने के लिए सड़क पर उतर रही थी। इसका मतलब है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई ये है कि 90 लाख वोट कटा है। 90 लाख में से मैं मान करके चलता हूं कि 80% वोट, 90% वोट वो वोट है
जो ममता के पाले में जाती थी। अच्छा, अब वो वोट यदि खत्म होता है, एक क्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसी 14,000 से 34,000 के बीच का मामला है जो वोट कटा है, एक क्रॉस द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ऐसे में मुझे लगता है जहां पर कई जगह 21% का वोट मार्जिन है, कहीं पर 15% है, कहीं पर 3% है, 5% है, 7% है। वो 3%, 5%, 7% वाली सीटें जो ममता बनर्जी पहले जीत करके आई थी, और ये कंटेस्ट आप देखेंगे कि हिंदू बहुल इलाके में है, चाहे हिंदू मेजोरिटी में है, उस इलाके में ये है, तो वो सीटें जो है आज के दिनों में ममता बनर्जी के पास नहीं जा रही है, भारतीय जनता पार्टी 160 प्लस। प्रोफेसर साहब आप बताएं फाइनल ओपिनियन अभी तक की। मुझे तो लग रहा है डबल डिजिट जो पिछले बार था उसी के करीब रहेगा, 90-100 के करीब। और मुझे तो कई बार डर ये लगता है कहीं 120 भी बीजेपी को आई तो कहीं सरकार बनाने की जुगत न लगानी पड़े। तो मुझे इस बात, लेकिन जो मैंने मेजॉरिटी बीजेपी को नहीं आ रही आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही है। और मैं ये अपने इस बेसिस पे भी कह रहा हूँ कि आज भी मैंने एक वही पॉलिटिकल साइंस प्रोफेसर से बात की, उनके स्टूडेंट से बात की जो फील्ड स्टडी कर रहा है कुछ और चीज़ों पर कोस्टल एरियाज में। उसने बताया एक चीज़, तो वो बहुत क्लियर नहीं बता रहा था, उसको शायद जो भी जिस तरह का भी डर था, वो ये जरूर कह रहा था प्री पोल वायलेंस और पोस्ट पोल वायलेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो उसकी भी लेकिन वो ये भी जाते जाते कहा गया कि मेजॉरिटी दीदी का ही आएगा, ममता बनर्जी का ही आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब वो हो सकता है कि जो उनका पीक था उससे कम हो। ठीक, बट आपका सस्पेंड है बीजेपी सरकार में नहीं आ रही इस वक्त, अभी तक क्या हालात में? समीर जी। मुझे कोई कारण नजर नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में न रहे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेगी, मतलब मेजोरिटी की टूटत मेजोरिटी नहीं होगी, लेकिन मुझे लगता है 150-152 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले लेगी। जनता जब मतदान करने जाएगी तो वो देखेगी कि 15 साल में ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया है कि ममता बनर्जी को हम चौथी बार वोट देने जाए। और प्रधानमंत्री मोदी की जो अपील है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री वहाँ जिक्र कर रहे हैं, संगठन जिस तरीके से वहाँ पे काम कर रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे हिंदुत्व की बात हो रही है, जिस तरीके से ममता बनर्जी की घुसपैठियों की, मुस्लिम तुष्टिकरण की बात हो रही है, जिस तरीके से कलकत्ता के मेयर का जिक्र किया जा रहा है कि भाई कुछ दिन रुक जाओ, हम पूरा आधा बंगाल उर्दू बोलेगा, तो क्या उसके बाद भी अगर बंगाल का वोटर ये चाहेगा कि अगले चुनाव में ऐसी स्थिति आए कि बंगाल का हर वोटर उर्दू बोलने की स्थिति में आ जाए? तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो काम है वो देखते हुए ममता बनर्जी का 15 साल के अंदर जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर बुरी तरीके से फेल हुआ है, करप्शन जिस तरीके से हुआ है, कट मनी चली है, जिस तरीके से वसूली अभियान चला है, गुंडागर्दी चली है, वो सब ममता के खिलाफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। बताइए भाई, फाइनल ओपिनियन त्रिपाठी जी आप दीजिए। 2-1 है अभी। नहीं, वैसे तो 2-1 है, लेकिन जो 1 है वो थोड़ा सा खतरनाक है। 1 खतरनाक, क्योंकि नारी शक्ति वंदन से बहुत प्रभावित है, क्योंकि भाभी जी जो है वो पूरा प्रभाव है, तो बंगाल है, तो इसलिए उनकी बात भी थोड़ी सुननी होगी। लेकिन अभी जो पश्चिम बंगाल की स्थिति है, और मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है, लेकिन ममता बनर्जी के साम दाम दंड भेद के आगे टिकना क्या भाजपा ने उसकी व्यवस्था कर रखी है? मुझे लगता है कि अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई दिख रही है, और मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी उस गोल्डन चांस के पास पहुंच गई है जहां वो अपनी सरकार, जिसको बार बार कहते हैं ना कि मैजिक नंबर क्या है 294 की असेंबली में, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी हासिल करते दिख रही है, मेजोरिटी हासिल कर। मुझे लगता है कि वो हासिल है। प्रोफेसर साहब, मैं वो जो आपको एक वीडियो सर आगे बिहार भी है, बहुत है, एक लाइन सिर्फ जोड़ देना चाहता हूँ। ऐसा लगता था कि सीपीएम का किला अभेद्य किला है, टूटेगा नहीं, और सीपीएम गुंडागर्दी में उस समय अपने चरम स्थिति पर थी। उसके बावजूद भी जब वोटर ने तय किया, सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई हमेशा के लिए राज करने नहीं आया है। जाते जाते वो एक वीडियो जो मैं आपको, उसमें आवाज नहीं थी, मैं आपसे कह रहा था कि ममता बनर्जी की रैलियों में क्यों हो रहा है ऐसा कि जनता से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसका एक और उदाहरण देखिए, शुरुआत से दिखा যতই করো হামলা ভাইয়েরা কথা বলছি না, মায়েরা কথা বলছে না, কি স্বরূপনগরের মাটি, ভোটটা দেবেন তো তৃণমূলকে। যতই করো হামলা ভাইয়েরা কথা বলছে না, মায়েরা কথা বলছে না, কি স্বরূপনগরের মাটি, ভোটটা দেবেন তো তৃণমূলকে। चीफ मिनिस्टर की रैली में सन्नाटा,
अब प्रोफेसर साहब बता सकते हैं वो क्या कह रही थी? वो कह रहे थे कि महिला कुछ बोल नहीं रही है, पुरुष बोल नहीं रहे हैं, ये स्वरूप नगर के लोगों को क्या हो गया है। तो आवाज नहीं आ रही थी तो उसका वो प्रतिकार कर रही थी। लेकिन ये देख के ये भी लग रहा है, इसके पहले का एक और विजुअल था, वही योगी जी के जिस तरह चरण स्पर्श कर गए शुभेंदु अधिकारी, एक व्यक्ति शायद वो कैंडिडेट था, वो चरण स्पर्श करने गया, वो पीछे भागी हैं। तो वो भी एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है कि राजनीति यूजुअल है ना सर, ऐसा होता नहीं आमतौर पे। जी, लेकिन वो सिंबोलिज्म है, दोनों का सिंबोलिज्म था। आगे चलिए बिहार की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक और राज्य में, बंगाल में बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा नहीं बनेगा ये तो बहस का विषय है। बिहार में चीफ मिनिस्टर बन रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और इसमें खबर आपको ये दे दूं मैं, इसका ऐलान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे, क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज सिंह चौहान को बिहार का पर्यवेक्षक बना दिया है। शिवराज जी अब पटना जाने वाले हैं, वहां बीजेपी विधायक दल की वो बैठक कराएंगे, जिसमें विधायक दल के नेता के नाम का ऐलान किया जाएगा। और अभी तक के सारे अनुमान ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगनी चाहिए। इसके बाद एनडीए विधायक दल की मीटिंग होगी, उसमें सम्राट चौधरी के नाम का ऐलान होगा। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार ने अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक जो है वो बुलाई हुई है, 14 अप्रैल मतलब कल। और उसके बाद वो उसी दिन अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और 15 अप्रैल को नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री आवास से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह संजय झा के आवास पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे, और कुछ देर की मुलाकात के बाद दोनों एक ही गाड़ी से फिर सम्राट चौधरी के घर पर पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि नई सरकार का चेहरा कैसा हो, मंत्रिमंडल में कौन कौन लोग हों, इसको लेकर के संजय झा, ललन सिंह और सम्राट चौधरी के बीच मीटिंग वहां पर हो रही है। ये टॉप लीडर्स हैं जेडीयू और बीजेपी के बिहार के अंदर। तो अब इसमें बाकी इतना ही है कि शिवराज जी जो जाएंगे, शिवराज जी रायशुमारी करवाएंगे या फिर पर्ची से नाम पढ़ेंगे, इतनी बात है। प्रोफेसर साहब त्रिपाठी जी बोल दें पहले, चलिए प्रोफेसर साहब। नहीं, अब मतलब बहुत दिन हो गया है तो फिर से मैं आपकी मासूमियत पे क्या ही कहूं। जाहिर है भाई, पर्ची ही जाएगी, इसमें कोई बट नहीं है। जो नरेंद्र मोदी के मन में नाम होगा वही तय होने वाला है। इसको हम लोग बहुत मतलब उस तरह से देखे नहीं, क्योंकि जो चर्चा करनी वो चर्चा कर ली होगी। लेकिन मेरा ये मानना है, और भारतीय जनता पार्टी के पास ये स्वर्णिम अवसर है, उसका एक भी दलित मुख्यमंत्री नहीं है। बिहार को एक दलित मुख्यमंत्री चाहिए, और ये उनके मतलब जितनी तरह की चीजें आप कहें उस सब के लिहाज से बहुत अनुकूल है। और अनुकूल ना भी हो तो जब आप कहते हैं कि फलाना की हिस्सेदारी, ढमाका की हिस्सेदारी उसको दे दिया, तो कोई दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं। और बिहार जैसे राज्य में जहां कई बार अलग अलग तरीके से चर्चा हुई, तो अगर हम उसको शासन के लिहाज से देखें तो ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार खूब रह चुके हैं मुख्यमंत्री जी। जब हम देखें तो यादव, कुर्मी खूब रह चुके हैं मुख्यमंत्री, तो क्यों नहीं एक दलित को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। खुद ही कह रहे हैं कि तो तय हो चुका होगा। नहीं, ये तो मैं मतलब मैं ये कह रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं ये स्वर्णिम अवसर, मेरा मन कह रहा है कि वहां दलित मुख्यमंत्री होगा। मतलब ये कोई जानकारी नहीं है कि कोई पता है, लग क्या रहा है आपको ये बताइए। मुझे लगता है दलित मुख्यमंत्री होगा बिहार में, दलित मुझे लगता है दलित मुख्यमंत्री होगा। कोई नहीं, नाम मेरे मन में नहीं है, क्योंकि नाम मैं सोचता नहीं। मोहन यादव जी का नाम कहां सोचे थे मतलब मेरा कहने वाला नाम कहां सोचना। चलिए प्रोफेसर साहब बताइए, आपके राज्य की बात है। क्या ही कहा जाए सौरभ, दो प्रकार के हैं। मैं ये बात शुरू से कहते आ रहा हूँ, और हमारे जो सबसे कोने में मित्र बैठे हैं जो टपाक से निष्कर्ष निकाल लेते हैं, क्योंकि वो उनको वो दर्द महसूस नहीं होगा जो बिहार के कारण हमें दर्द महसूस होगा। हम बिहार के उन दिनों को देखे हैं जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डंडे से पीटे जाते थे, लालू राज के समय। ये मत बोलिए, डंडे से पीटे जाते थे, गोलियां खाई हैं, मारे गए हैं लोग। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को ही ये तय करना है भाई, अमित शाह जी की टोपी से कौन कबूतर निकलेगा, कौन खरगोश निकलेगा, क्या निकलेगा, मुर्गी निकलेगा, क्या निकलेगा, ना हमको पता है ना आपको पता है। और जो कयास लगाने वाले पत्रकार हैं, पहले ऑफ द ब्रीफिंग पूरी पार्टी में हुआ करती थी, ऑफ ब्रीफिंग करने वाला आज की किसी कोई रह नहीं गया है पार्टी में, क्योंकि किसी को जानकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में कौन निकलेगा ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन एक बात जरूर जानकारी में रहती है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सरप्राइज हमेशा करता है, और जिन नामों के बारे में आप चर्चा करते हैं, इतनी बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि भाई ये कौन सा राज्य है। एक बात हो रही थी कि एक महिला मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो महिला यदि मुख्यमंत्री हो तो दबंग होना चाहिए, और बात में बिल्कुल सहमत हूं। कोई दलित वोट आपका, जिसे हम कहते हैं दलित वोट, कहां से आएगा।
सिंबॉलिक राजनीति को यदि भी आप ध्यान में रख करके आए, एक अच्छा मौका आपने कहा महिला या दलित को उस पद पर बैठाने का मुझे है। लगता है कि ये एक चांस है। Let's see। मेरा कहना है कि आप बाहर से ही नेतृत्व क्यों ढूंढते हैं? ठीक, आप अपना नेतृत्व खड़ा क्यों नहीं आप करते? सीधे सीधे बोलिए ना सर। नहीं, मेरे चाहने और ना चाहने की बात नहीं है, मैं बहुत क्लियर हूं। मैं इसलिए मैंने कहता वही हूं बोला था कि नहीं सौरभ, होता क्या है कि विचारधारा में इतनी जैसे ना गंगा जब निकलती है ना तो बनारस तक आते आते मैली हो चुकी होती है, और उससे आगे जाती है ना कलकत्ता तक, तो वो पूरे कचड़े में सब कह दिया शामिल आपने, सब कह दिया आपने। तो ये तो देखना है ना, जब पार्टी अब आइडियोलॉजी समीर जी की बता बात दें। करती है ना, सुन लीजिए बस चिड़िया ना, जब पार्टी आइडियोलॉजी की बात करती है ना, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कार्यकर्ता मरने के लिए सिर्फ नहीं होता अपना कार्यकर्ता हो, विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी हो। बिल्कुल। जी, समीर जी बोलिए, आप बोलिए। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। शिवराज सिंह चौहान खुद ओबीसी है, तो क्या ओबीसी पर्यवेक्षक जा रहा है तो वहां क्या ओबीसी मुख्यमंत्री बनेगा? तो मुझे लग रहा है इस बात की संभावना कम है। वहां मुझे लगता है या तो किसी अपर कास्ट को दे सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपर कास्ट में राजगी या तो वो होगा, या फिर दलित को लेकर जाएगा कि दलित को दिया सकता है। दो ही संभावना, ओबीसी के बनने की संभावना मुझे अब कम नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये भी देखेगी कि अब बिहार में उनको मिली है, लेकिन हालांकि ये भी सही है कि नीतीश के साथ गठबंधन में चल रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है जैसे उनके मध्य प्रदेश और राजस्थान में थी। और राजस्थान में जिस तरीके से राजनाथ सिंह ने पर्ची निकाल के वसुंधरा को झटका दिया था, अब क्या ये शिवराज सिंह चौहान पर्ची निकाल के जा रहा है, इसलिए ये बात लग रही है। बिल्कुल किसी को झटका देने वाले हैं। खबर दे रहा हूं, बिहार से हमारे रिपोर्टर जो है नीतीश चंद्रा, उन्होंने खबर भेजी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों 15 अप्रैल को नई सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। मतलब 15 की डेट फिक्स हो चुकी है। 14 अप्रैल की रात ही प्रधानमंत्री पटना आ जाएंगे, रात्रि विश्राम पटना में होगा उनका। शपथ ग्रहण समारोह लोक भवन में होगा। लोक भवन में राजभवन ना, राज्यपाल के यहाँ। एनडीए के सभी विधायकों को कल और परसों पटना में रहने का निर्देश दिया गया है। कल 14 अप्रैल को कैबिनेट की बैठक के बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा। कल ही एनडीए विधायक दल की मीटिंग होगी जिसमें नेता का चुनाव होगा। सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय। ये सारी खबर जो पटना से आ रही है वो दे रहा हूं मैं आपको। नए मंत्रिमंडल में जेडीयू की तरफ से सारे पुराने चेहरों को जगह मिलेगी। निशांत जो बेटे हैं नीतीश कुमार के, निशांत अभी तुरंत डिप्टी सीएम बनने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से हर दिन जेडीयू के अलग अलग विधायकों को बुलाकर उनसे राय मांगी जा रही है और ज्यादातर विधायकों ने निशांत को डिप्टी सीएम बनने और पार्टी की कमान संभालने की बात कही है। हालांकि कुछ विधायकों ने अभी तुरंत डिप्टी सीएम बनने की जगह पूरे बिहार में उनके भ्रमण करने और उसके बाद डिप्टी सीएम बनने की उनको सलाह दी है। निशांत भी अंतिम निर्णय आज रात तक ले लेंगे। मतलब ये क्लियर आज आप बताएं समीर जी। आप इसमें सम्राट चौधरी की लगभग तय बताया जा रहा है, निशांत अभी संशय में है ये बताया जा रहा है, और प्रधानमंत्री 15 को वहां मौजूद होंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी वहां जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि निशांत कुमार को कोई जिम्मेदारी मिलेगी। अब नीतीश कुमार दिल्ली आ गए तो क्या निशांत को जिस तरीके से सदस्यता दिलवाई गई, जिस तरीके से एक्टिव किया गया, तो क्या निशांत को क्या कैबिनेट मंत्री बनाएंगे? फिर उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या 2 उप मुख्यमंत्री जेडीयू के बनेंगे या एक उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, एक जेडीयू के बनेगा? फिर यह है कि विभागों का बंटवारा कैसा होगा? गृह मंत्रालय का भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, विधानसभा का स्पीकर भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा। मुझे लग रहा है एक खबर की बात करना जरूरी है आज। देखिए, एक रामनगर सुरक्षित सीट से विधायक है नंद किशोर राम भाजपा के, हरसिद्धि से हैं कृष्णानंद पासवान, अनिल कुमार हैं विधायक, समझ गया मैं, आप दलित नाम ढूंढ रहे हैं, मैं समझ गया। मैं ये कह रहा हूं कि, और मैं समीर जी से असहमत हूं, कोई अपर कास्ट मुख्यमंत्री वहां नहीं होना चाहिए, ना ओबीसी होना चाहिए, कार्यकर्ता होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिहाज से 20 साल बाद उनको ड्राइविंग सीट पर बैठने को मिला, एससी समाज से। अब तो खबर भी आ गई सर। मैं रागी जी पासवान की बड़ी दावेदारी है। रागी जी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पिटाया जाता था। मैं तो कहूंगा गैर राजद के जितने लोग थे वो वल्नरेबल थे, वो मारे जाते थे, उनकी जो पेटी क्राइम्स थे उन पर सबसे ज़्यादा होता था। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी एक्सपेरिमेंट किया है। एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर रेणु देवी को उन्होंने बनाया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो ऐसा नहीं है उनके पास महिलाओं की कमी है। तो मुझे लग रहा है इस बार कुछ परिवर्तन होगा। अगर वो परिवर्तन उस सेंस में अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी ही बनेंगे जो 7 साल 8 साल पहले तक भाजपा में नहीं थे और कहते थे कि जब नीतीश हटेंगे तभी मैं अपना पगड़ी उतारूंगा, तो वैसे लोग को भी बनाना मुझे लग रहा है एक सेगमेंट को वो हर्ट करेगा। लेकिन फाइनली जैसा सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं और कौन बनता है, ये सिर्फ वहीं के लोग जानते हैं, वही लोग बता सकते हैं। राइट सर, मेरा कहना है अगड़े पिछड़े का आधार बना करके यदि आपने राजनीति की, आज खड़े हो जाएंगे।
सर एक आगे ये भी- क्या होगा? भविष्य सर, ये भी सर, हो एक सकता समय है- चला जाएगा, एक खबर सर, की बात करना ये भी हो जरूरी है। सकता है कि 16, 17, 18 भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण के लिए बिल लेकर आ रही है, तो क्या किसी महिला को बना के प्रधानमंत्री बताएंगे कि सबकी राय भाई देखिए, कि महिला क्या को पता है, बनाया 14 और अप्रैल हो। को फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो क्यों नहीं किसी दलित को? और मैं फिर कह रहा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि वैसे एक भी मुख्यमंत्री दलित नहीं है भाजपा का। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? कौन सी राजनीति कर रहा है? दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, उसके ऊपर सबके ऊपर राइडर उनका ये है, जो हो अपना हो, विचारधारा से बिल्कुल। बदलाव। ये बात ना, कोई भी हो, ठीक, अपना हो। ठीक। एक ब्रेक ले लेते हैं, कुछ खबरें रह गई हैं, उनकी आगे हम लोग बात करेंगे, अपनी देश की कुछ खबरें और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत के लिए, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए ट्रंप आज एक बहुत गहरी खाई खोदने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि आज शाम से भारतीय समय के मुताबिक ये बात करते हैं कैसे दुनिया की और मुसीबत बढ़ाने वाले हैं ट्रंप। फिलहाल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बारूदों की बारिश बंद है, मगर यह तूफान से पहले की खामोशी हो सकती है, क्योंकि मोर्चा अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैयार हो रहा है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि हॉर्मुज की घेराबंदी होगी और अपनी शिप्स को वहां वो तैनात कर रहा है। ईरान वहां अपनी पकड़ पहले ही बहुत मजबूत कर चुका है। अब ट्रंप ने नई धमकी दी है कि अमेरिका हॉर्मुज की नाकेबंदी करेगा। यहां जल्द ही यूएस नेवी यहां से गुजरने वाले शिप्स पर अपना कंट्रोल करेगी, ऐसा ट्रंप का दावा है। आज शाम भारतीय समय के मुताबिक 5, 5:30 के आसपास उन्होंने ऐसा कहा है कि यहां से एक भी जहाज ना गुजरेगा ना अंदर जाएगा। उन्होंने अपनी नेवी को ऐसे जहाज भी ढूंढने का आदेश दिया है जो यहां ईरान को पैसा देकर निकलें, क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो यहां से टोल वसूलेगा। मतलब अगर कोई व्यक्ति यहां से कोई जहाज निकलता है जिसमें ईरान को पेमेंट किया हो, तो जैसे ही यहां से निकलेगा उसको आगे के समंदर में अमेरिका के जहाज उसको रोक लेंगे। ट्रंप ये भी कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने तो ब्लैंकेट बैन की बात की है। उन्होंने कहा वेनेजुएला में जैसे हमने पूरी नाकाबंदी कर दी थी, वहां कोई जहाज वहां से ना बाहर आ पा रहा था ना अंदर जा पा रहा था। वहां तो वो कुछ एक स्मगलर्स, तथाकथित स्मगलर्स या ड्रग पेडलर्स जैसे वो जहाज लेकर के निकलते थे, उस पर बॉम्बिंग करते थे। यहां उन्होंने ये कहा है कि अब जिसको तेल चाहिए वो यहां आए ना, हमारे पास आए, यहां से वो तेल ले जाए। वेनेजुएला का तेल खुला हुआ है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन अब ईरान के समंदर से कोई भी जहाज नहीं गुजरेगा। We have a blockade going into effect. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil. There are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of drill baby drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. अब ये नई चीज, पहले सीज फायर हुआ, सीज फायर में भी उससे ना जंग में जहाज वहां से गुजर रहे थे ना सीज फायर में गुजर पाए। इसका मतलब ईरान का वहां होल्ड इतना ज्यादा है। अब ट्रंप कहते हैं कि हमने वहां पर माइन स्वीपर अपने जहाज भेज दिए माइंस हटाने के लिए, लेकिन ईरान क्या वहां से अमेरिकी जहाज गुजरने देगा? इस पर भी दोनों के अलग अलग दावे हैं। अमेरिका कह रहा है हमारी वॉरशिप्स माइंस हटाने के लिए वहां पर मौजूद हैं। ईरान कह रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ईरान ने यह भी कहा था कि जब माफ कीजिएगा, जब समझौता हुआ तो ईरान ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, लेकिन चूंकि वहां खतरा अभी भी है तो हमें बता करके जहाज यहां से निकले, लेकिन सबके लिए फ्री कर दिया हमने। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ था। जितने जहाज पहले निकलते थे उसके लिए भी अलग अलग दावे हैं। कोई कह रहा है 100 जहाज पर डे, कोई कहता है 150 जहाज पर डे। एनी जितने भी दर्जनों तो निकलते ही थे ना। 1 दर्जन जहाज भी नहीं निकले जब से युद्धबंदी हुई है प्रतिदिन। और ईरान ने भी उस पर एक लिमिट लगा रखी है कि 15 जहाज यहां से गुजरने दिए जाएंगे। तो उन्होंने लिमिट क्यों लगाई है? अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से खुली है, नटशेल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। और अब तो ट्रंप कह रहे हैं कि हम पूरी तरह बंद कर देंगे। इससे क्या हासिल है भला? वो उन्हें क्या हासिल है और दुनिया को क्या हासिल है? अच्छा, ये वेनेजुएला भी नहीं है ना कि आप उसकी घेराबंदी। वेनेजुएला अमेरिका का बैकयार्ड है, वहां वो जो मर्जी कर सकता है। यहां तो ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वो दिखा चुका है युद्ध के अंदर कि उसको झुकाना इतना आसान नहीं है। तो वेनेजुएला बना देंगे क्या ईरान को? क्या उसकी घेराबंदी करके, नाकेबंदी करके इतना मजबूर उसको कर देंगे कि वो ट्रंप की टर्म्स पर मान जाए? प्रोफेसर साहब, नहीं, देखिए, ये जो ब्लॉकेट का मतलब बता दीजिए क्या है। ब्लॉकेट 2 तरह से है। एक तो है कि वो माइंस वो क्लियर कराएंगे जो उनके 2 शिप्स गए हैं, और बाहर जितने भी तेल वाहक जहाज या माल वाहक जहाज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आएंगे उनको वो रोकेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिकल नहीं है, मैं बताऊं, क्योंकि इतिहास में पहले भी हुआ है कि एक टेरिटरी को, जैसे सुएज कैनाल के समय इन्होंने किया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। और ये कितना सक्सेसफुल होगा, यहां
इसका दो इंपॉर्टेंस समझिए। पहला कि जो ये डी माइनिंग के लिए जो वहां जहाज जा रही हैं उन पर अगर अटैक होगा तो अमेरिका पर डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो सकता है। दूसरी बात, जब ये इन्होंने हॉर्मुज को बंद कर दिया है, यहां से जितने तेल जो चीन या भारत या ऐसे देश जाते हैं जो तेल खरीदते हैं उनसे, उनका क्या होगा, क्या उनको आने देंगे, ये भी अभी क्लियर नहीं कर रहे हैं। और ये चीजें ऐसे समय हुई हैं जब वो टॉक्स कर रहे थे इस्लामाबाद में, और जो इतिहास है अमेरिका का उस हिसाब से यह भी लग रहा है कि अमेरिका इस समय फिर से एक बार कॉन्फ्रंटेशन के मूड में आ गया है। वो रिजीम चेंज ये सब भूल गया। अब वो सिर्फ हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लियर कराना उसका सबसे बड़ा पॉइंट हो गया है कि कैसे कराया जाए। न्यूक्लियर रिजीम चेंज ये सेकेंडरी हो गया है। लेकिन वेनेजुएला ईरान नहीं है, और क्या इसके गल्फ कोऑपरेशन कंट्री जितने भी जैसी कंट्रीज है जहां इनके इंटरेस्ट है अमेरिकन, वो सपोर्ट करेंगे इस मूव का, और ये कितने दिनों तक चलेगा। ये सारी चीजें ये थिंग्स को कॉम्प्लिकेट कर रहा है, जो ऑलरेडी सुलझ सकती थी उनको और उलझा रहे हैं। मैं आपको आगे रिएक्शंस दिखाऊंगा ईरानी डेलीगेशन के, ईरानी राष्ट्रपति के। तो अब और जो ट्रंप कह रहे हैं कि नेगोशिएशन में हुआ क्या, लेकिन पहले भारत की बात कर लेते हैं। इस ब्लॉकेड का हम पर क्या असर होगा। भाई हमारा पहले ही नुकसान हो रहा है। हमारा 40% क्रूड ऑयल वहां से आता था। हम जो 60% टोटल अपनी गैस इंपोर्ट करते हैं उसका 90% हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लिया करते शुरुआत से दिए। तो ये इसका नुकसान भारत के ऊपर होने वाला है। भारत के लिए नई चुनौतियां खड़ी होंगी। खाड़ी देशों से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ेगा, और अब फिर एक बार महंगे दाम पर हमें इसका विकल्प तलाशना पड़ेगा। विकल्प तलाशना इतना आसान भी नहीं होता और ना वो इतना जल्दी हो पाता है। भारत को हॉर्मुज रूट से 55% तक LNG आती है। अब इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ना तय है। 90% LPG इस रूट से आती है। अमेरिका और वेनेजुएला से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। खाड़ी देशों में करीब 9 मिलियन भारतीय रहते हैं। वो जो वहां पर जो वो काम करते हैं, अब जाहिर है कि उनकी रोजी रोटी पर सवाल आएगा। वो करीब $100 बिलियन रेमिटेंस हर साल भेजते हैं अपने घर, मतलब भारत में, देश में वो पैसा जो है वो वापस भेजते हैं। और क्या हमारा जो इंपोर्ट बिल है, सब कुछ महंगा होगा तो इंपोर्ट बिल जो है वो बढ़ेगा, सरकार को ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आगे बढ़ेगा। पेट्रोकेमिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी की सारी बातें हैं। और इसका मतलब है क्या, ट्रंप ने आप इतना बड़ा रूट बंद कर रहे हैं और अब तो खुद बंद कर रहे हैं, और उसके बदले दुनिया जाएगी कहां तेल लेने के लिए। वो तो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि मेरा और वेनेजुएला का तेल मिला लें तो ये सऊदी अरब, इराक फिराक सबसे ज्यादा है। तो शुद्ध दादागिरी है कि भैया हमसे लो तेल आके। देखिए ये बात हम लोग लेकिन कहानी कुर्सी में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि यदि ईरान अपने तेल को सप्लाई कर रहा है, उसके टैंकर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाकर के चाइना जा रहे हैं, भारत भी आ रहे हैं, भारत भी खरीद रहा है उससे, और ये हो रहा है। वहाँ पर भी टैंकर जा रहे हैं, वहाँ पर भी सामान की आपूर्ति हो रही है। सवाल ये है अमेरिका ने ऐसा क्यों किया। अमेरिका की सोच ये है कि हम ईरान को भी, उसकी इकोनॉमी को वहीं पर कोलैप्स कर दें। यदि मान लेते हैं कि ईरान भी कुछ नहीं जाने दें, चाहे वो ईरान डिपेंडेंट तो है ना, खाद्यान्न के मामले में डिपेंडेंट है, बाकी चीजों के मेडिसिन के मामले में डिपेंडेंट है। यदि वो भी रूट यदि ब्लॉक कर देता है बाहर से, वो रूट कहां आकर के आ रहा है, वो अरब सी में ही तो आ रहा है, गल्फ ऑफ ओमान, और उसके बाद अरब सी खुलता है, ओपन सी में आ रहा है। तो यदि ओपन सी में आने से पहले ही यदि उसको ब्लॉक कर देता है, जिसका हालांकि उतना आसान नहीं है, जैसा अमिताभ ने कहा कि भाई कल आकर के वो मिसाइल मारेगा, तो फिर आप क्या करेंगे, उतनी दूर पर आप मिसाइल। लेकिन यदि ऐसा होता है तो इस पर क्या गल्फ कंट्रीज के जो बहरीन हैं, कतर हैं, UAE हैं, सऊदी अरब, सबका व्यापार ठप होगा, सबको कष्ट होगा, सबके लिए ये दुर्दशा की स्थिति हो जाएगी। एक मैप मैंने खोला ईरान का। ब्लॉकेड का मतलब क्या, कि आप चारों तरफ से ऐसी घेराबंदी किसी देश की कर दो कि वो हर चीज के लिए मजबूर हो जाए, ना खाद्यान्न पहुंचे, ना तेल पहुंचे, ना वो कुछ एक्सपोर्ट कर पाए, तो इनकम ठप पड़ जाएगा, तो मजबूर होगा, फिर आके गिड़गिड़ाएगा। ये ट्रंप चाहते हैं। लेकिन ये देखिए ना सर, एक सेकंड, ईरान की सीमाएं किस किस देश से लगती हैं? कितने देशों से ईरान की सीमा, अफगानिस्तान से उसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान से उसकी सीमा लगती है। एक केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही नहीं है उसके पास ऊपर कैप्सियन सी है उसके पास। पूरा जो ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान वाला जो एरिया है, जो पूरी तरीके से रूसी इन्फ्लुएंस वाला है, मतलब उसके दोस्त हैं वो है, तो वो उसके पास बहुत विकल्प है। फिर ये नीचे स्टेट ऑफ मंदाब तो है ही उसके पास। तो ऐसे थोड़ी ही आप ईरान को जो है दाने दाने को मजबूर कर लेंगे। और ये बंद हो जाएगा तो इंडिया, बाकी जो कंट्रीज हैं, उनके लिए कितना बड़ा। देखिए पहली बात तो ये कि अब ये सामने आए तो समझ में आएगा, लेकिन मैं ट्रंप की बजाय मैंने सेंट्रल कमांड का जो पोस्ट है उसको पढ़ा,
और उसमें पहले हिस्से में है कि आज से ब्लॉकेड लागू हो जाएगा और वेसल्स ऑफ ऑल नेशंस एंटरिंग और डिपार्टिंग इरानियन पोर्ट्स एंड कोस्टल एरियाज इंक्लूडिंग ऑल इरानियन पोर्ट्स ऑन द अरेबियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। एकदम ठीक है कि सारे होंगे, लेकिन उसी के नीचे एक लाइन है, CENTCOM forces will not impede freedom of navigation for vessels transiting the Strait of Hormuz to and from non-Iranian ports। क्या डबल बैरियर से अब सारे जहाजों को गुजरना पड़ेगा? नंबर एक, यानी एक बैरियर ईरान का लगा हुआ है, दूसरा बैरियर अमेरिका का लग गया है, और उसने कोई ब्लॉकेड नहीं कहा है कि पूरे देश को। ट्रंप ने साफ कहा है नेवी ब्लॉकेड हम करेंगे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर होना है। तो ये क्लैरिटी है और कहीं से नहीं। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान से क्या बिजनेस करेगा ईरान, ये भी एक बड़ा सवाल है, वहां से कौन सा बिजनेस करेगा। मूल बात यह है कि क्या कहीं, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, और अभी कल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उस रिपोर्ट में IRGC का कमांडर है, वो कह रहा है कि भाई अभी हमारे जो सुप्रीम लीडर थे उनका तो पूरी तरह से बरियल नहीं हुआ, अभी तो पूरी तरह से हम उससे नहीं उबर पाए, और ये गलीबाफ जाकर वहां समझौता कर रहा है। ये वहां के जो IRGC के कमांडर हैं, उन्होंने उनका नाम है अहमद वाहिदी। अहमद वाहिदी ने कहा द सुप्रीम लीडर इज नॉट इवन बरीड येट एंड येट गलीबाफ इज ऑलरेडी शेकिंग हैंड्स विद दोज हु किल्ड हिम। बट उसकी इनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का वो सेक्रेटरी कोई गया था ना, सीनियर आदमी गया था। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसका मतलब यह है कि बहुत साफ साफ दो IRGC बिल्कुल उसके साथ नहीं है, और गलीबाफ और अराची ट्रंप तेल वाली बात, पहले जहाज वाली बात कर रहे हैं। आपने ये कहा कि पहले तो ब्लॉकेड केवल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हो रहा है, बिल्कुल ठीक। अब आपने कहा कि 2 जगह नाके लगेंगे। अब आप, अमेरिका कह रहा है मैं ईरान का जहाज नहीं निकलने दूंगा। चलिए, जो त्रिपाठी जी ने और क्लैरिटी दी, ईरानी पोर्ट और ईरानी जहाज, ईरानी पोर्ट से निकला जहाज, मतलब हमारा भी जहाज अगर ईरान से कुछ लेके आ रहा है तो नहीं जाएगा, और ईरान का जहाज तो जाएगा ही नहीं। यह अमेरिका का शर्त है। ईरान, अगर आप ईरान का जहाज रोकेंगे, या ईरान के पोर्ट ऑफ ओरिजिन से आ रहा है तो उसका जहाज रोकेंगे, तो ईरान किसी का जहाज और जाने देगा? यही मतलब हुआ ना। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूं ना कि ऐसा इसलिए नहीं होगा। चाइना, जापान और साउथ कोरिया, उनको जो जा रहा, भारत तो चूंकि हम भारत में हैं तो हम सिर्फ भारत के हिस्से से बात करते हैं, लेकिन जापान तो हमसे भी ज्यादा डिपेंडेंट है उस पर। जापान तो पूरी तरह से दुनिया के लिए प्रॉब्लम होगी, पूरी दुनिया के लिए। लेकिन ये 4-5 बड़े देश जो हैं, तो इनके जहाज क्या निकलेंगे, और फिर क्या जो मूल रूप से जो बात थी कि ईरान अपने तेल को बेचना शुरू कर चुका, उस पर फिर से लगाम लगेगी। अब क्या ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर युद्ध चाहते हैं? इसका मतलब तो यह भी निकाला जा सकता है। वो बीच में खबर आई थी कि वो यूरोप के देशों ने मिलकर कोई 30-32 देशों की एक नौसेना का बनाया है, गठबंधन बनाया है। ये ज्यादा आसान है इसको करना, क्योंकि यहां आप अगर ब्लॉकेट पहले से कर देंगे तो वहां ईरान इतना सक्षम नहीं कि सर, फिर अब वही बात आ गई सर। ये तो मतलब क्या वो अंडा मुर्गी वाली बात है भाई। ये तो पहले खुली थी, अब आप इसको खुलवा लेते तो जंग तो कर ही रहे, तो खुलवा लेते जंग में। आप नहीं खुलवा पाए ना, अब क्या हासिल कर लेंगे? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ा संकट नहीं है, दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकट तो अब ट्रंप बन गए हैं। जिस तरीके से वो बयान देते हैं, पहले कहते हैं कि भाई जिसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना है वो आके खुलवा ले, हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई ज़रूरत नहीं है, अमेरिका को कोई ज़रूरत नहीं है। बाद में वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम 48 घंटे के अंदर खुलवा देंगे, वहाँ से किसी को रोका नहीं जा सकता। और अब वो इस बात को कह रहे हैं कि भाई वहाँ से कोई जहाज़ नहीं निकलेगा किसी भी देश का, भाई ईरान रोकेगा तो अमेरिका भी वहाँ पर जहाज़ों को रोकेगा। और दुनिया के लिए वो जिस तरीके से घेरेबंदी और नाकेबंदी करने की कोशिश कर रहे हैं, तानाशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं, और दुनिया के वो थानेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई मैं जो चाहूंगा वो दुनिया में होगा। चीन को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने मदद करा ईरान का तो 50% टैरिफ में आपके ऊपर लगा दूंगा। तो मुझे लग रहा है कि अब दुनिया को समझ में आना चाहिए कि ट्रंप किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी तक दुनिया ट्रंप को झेल रही थी कि ठीक है ट्रंप कर रहे हैं, अब ट्रंप को, नेतन्याहू को रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भारत हो, चीन हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, सब इकट्ठे और ट्रंप को बताए, यूरोपियन चाह रहे हैं कि सारे देश हमारे साथ मिल जाओ और सब मिलकर ईरान को खत्म करो। लेकिन इस पर एक सवाल है। ये तरीका ये होगा कि आप पूरा रास्ता बंद करोगे। आपने क्या पहले लोगों को तैयार करके युद्ध में गए? आपने, इजराइल ने कहा आप युद्ध में चले गए, आपको लगा कि आप ईरान को खत्म कर दोगे। ईरान जब खत्म नहीं हुआ तो अब जाकर अब आपका स्टेज पर आ रहे हो। इकोनॉमिक टेररिज्म दुनिया पर थोप दे ईरान, ये क्या स्वीकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो ट्रंप क्या करना चाहिए ना? तो ट्रंप क्या कर तो नेगोशिएट करने गए थे ना, इसीलिए लड़ना। मेरा कहना है ईरान को लड़ना है, इजराइल से लड़े ना, अमेरिका से लड़े ना, वो भारत से। सर, मैं एक दो अपडेट और देता हूं, एक दो अपडेट देता हूं। एक लाइन सिर्फ ये, भाई हम, ठीक बात है ट्रंप जो कर रहे हैं वो कतई ठीक नहीं, सब उसकी बिल्कुल सही, लेकिन दुनिया को दुश्मन तो ईरान है। अभी जो ये जो बातचीत कर रहे थे, और सब छोड़िए ना, आप कहते ना कि सब जाएंगे, कहां गया? इतने दिनों से कह रहे थे सबका जहाज जा रहा है, एक जहाज निकाल के। युद्ध में नियम होते हैं क्या?
नहीं, आपने एक देश के ऊपर मिसाइल बरसा दी, दोनों नहीं चलेगा। उसके पल्ले जो था उसने वो कर दिया। युद्ध के नियम नहीं होते हैं तो फिर तो जो माइट इज राइट, ऐसा ही है, फिर जितना ही करेगा वो होगा। तो युद्ध और क्या होता है? तो वही तो वो कर रहा है। तब फिर ट्रंप और ईरान एक बराबर खड़े हैं। उनमें से किसी को आप एक पलड़ा भारी मत कीजिए। सारा ब्लेम ईरान को नहीं दे सकते इस वक्त। नहीं, तो सारा ब्लेम आप ट्रंप को भी नहीं दे सकते हैं। सौरभ जी, जो हमास, हिजबुल्लाह और हौती को अभी भी कर रहा है, सर एक सेकंड नहीं दे सकते। मुझे एक बात बताइए, ईरान के अमेरिका के जितने रणनीतिकार थे, इनके सारे जनरल, इनके सारे थिंक टैंक, फलाना ढिमाका, इन्होंने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देगा अगर हमने वहां पर हमला किया? नहीं, फिर किस बात का युद्ध लड़ रहे हैं? इसलिए नहीं की थी कि दुनिया के किसी भी देश में इस तरह का होता तो इंटरनेशनल वाटर बंद नहीं करते। कभी नहीं बंद किया गया। अहंकार था कि हम 48 घंटे के अंदर ईरान को घुटने टिका देंगे और हम जो चाहेंगे मैं रिजीम मैं आपको दो खबरें देता हूं सर, एक सेकंड में आ गया, तो घुटने पर आ गया अमेरिका। दो खबरें देता हूं, इससे आपको गल्फ के जो और देश हैं भाई, उनका भी तो बहुत कुछ, उनका भी सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। और यूरोप ये क्या सोच रहे हैं, इस पे क्या करेंगे, ये अंदाजा लग जाएगा। यूएई की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी ने, यूएई ने नहीं, ऑयल कंपनी ने ईरान को धमकी दी है। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने कहा है कि यह हॉर्मुज अकेले ईरान का नहीं है जो वो इसे बंद कर देगा। एडनॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ने कहा कि दुनिया इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। हॉर्मुज की सिक्योरिटी, हॉर्मुज की सुरक्षा एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और कोई भी देश यहां से आवाजाही रोककर पूरी दुनिया को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। तो यह गल्फ देशों का रुख है कि ये हम नहीं होने देंगे। अभी तक वो इस जंग में नहीं आए थे, लेकिन क्या ईरान और डोनाल्ड ट्रंप दोनों उनको इतना मजबूर कर देना चाहते हैं कि भाई तुम भी लड़ो? दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बहुत परेशान है। अब तो वो इंटरव्यू में कहने लगे हैं ये। कीयर स्टारमर ने खुले मंच से ट्रंप की नीतियों की खूब आलोचना की थी और मौजूदा हालात के लिए उन्होंने अमेरिका को और ट्रंप को जिम्मेदार बताया था। अब इस बीच में खबर आई कि वो एक नौसेना जोड़ रहे हैं यूरोप के देश मिलकर के, उसमें 32 देश हैं और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अब जब ये ब्लॉकेड की बात कर दी ट्रंप ने, तो ब्रिटेन पीछे हट गया है। ब्रिटेन ने अमेरिका को एक और झटका देते हुए अमेरिका की हॉर्मुज पर नाकेबंदी की योजना को नकार दिया है। कीयर स्टारमर कह रहे हैं कि ये तो आप और उकसावे की कार्रवाई कर रहे हो, हमें तो डी एस्केलेट करना है, आप तो और एस्केलेट कर रहे हैं। तो ट्रंप इसमें, इस अभियान में ट्रंप फिर अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, इसमें एक चीन का एंगल भी है जो जोड़ना बहुत जरूरी है। पहला, ट्रंप साहब ने या CIA ने यह कहा कि ये इनको मैनपैड्स जो है उनको मिसाइल्स या रॉकेट फेंकने वाले जो इंडिविजुअल छोड़ सकते हैं उनको सप्लाई कर रहे हैं, यानी आर्म सप्लाई कर रहा है ईरान को चीन। तो ये एक एंगल डाल दिया। साथ ही साथ उन्होंने यहां ईरान से भी, चीन से भी कॉन्फ्रंटेशन की बात कर दी। अब बताइए ना, 90% ईरानी तेल तो चीन जाता है। अब चीन क्या करेगा? जाहिर है चीन किसी ना किसी तरह रिएक्ट करेगा। अब ये पूरी तरह से एक्सपैंड करते जा रहे हैं इस रीजन को। अब क्या होगा? अब वो कीयर स्टारमर ने बिल्कुल सही कहा कि अब हमें दो बड़े गुंडों को झेलना पड़ेगा इंटरनेशनल वाटर्स में। एक तो ईरान जो है वो हॉर्मुज में कर रहा है, अब अमेरिका भी वही कर रहा है। क्योंकि ब्लॉकेड का मतलब ये नहीं है कि सिलेक्टिवली अगर आप वो रॉकेट से बच जाएगा तब ना वो आगे हॉर्मुज से बढ़ेगा। तो ईरानियन रॉकेट्स उसको छोड़ेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेगा? ट्रंप क्या अब इसको दुनिया की प्रॉब्लम और बढ़ा करके बाकी देशों का साथ लेना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली सौरभ जी, आपने एकदम सही कहा और मैं वही सोच भी रहा था कि वो कह रहे हैं कि देखो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं था, मैंने तो सॉल्व करने की कोशिश की, मैंने तो इनको ब्लॉकेट कर दिया, अब तुम समझो कैसे निकलवाओगे। और ये भी कह रहे हैं कि आप पैसे नहीं, और जो टोल देके जाता मिलेगा उसको हम आगे नहीं जाने देंगे, उसको हम पकड़ेंगे। अब क्या हो रहा है ग्राउंड पर, इसका एक बड़ा दिलचस्प वीडियो है, वो आप देखिए। हॉर्मुज से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे पाकिस्तान के 2 जहाजों को ईरान ने वापस लौटा दिया। एक तो ये खबर क्योंकि ये आज की है। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी करने के ट्रंप के ऐलान के कुछ घंटे पहले एक वीडियो जारी किया था, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। इसमें IRGC का एक कमांडर सीधे अमेरिका के नौसेना के एक युद्धपोत को चुनौती दे रहा है, वार्निंग दे रहा है, लास्ट वार्निंग, रिटर्न बैक। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ईरान की नेवी के इस चेतावनी के बाद हुआ क्या? तो अमेरिकी जहाज वापस लौट गया। ये हुआ, नहीं क्रॉस करने दिया उसको ईरान की नेवी ने। और उसने देखिए बाकी जहाजों से भी कहा कि अगर कोई आपको युद्धपोत दिख रहा हो, मतलब नौसेना का कोई जहाज दिख रहा हो, तो उससे 10 मील की दूरी बना लेना, क्योंकि मैं बिना चेतावनी अब फायर करूंगा इसके ऊपर, युद्धपोत के ऊपर। उसकी नौबत नहीं आई क्योंकि अमेरिका का जहाज पीछे मुड़ गया। ये तो ट्रंप करवा पा रहे हैं वहां पर, उनका जहाज नजदीक भी नहीं जा पा रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के। अब आप देखें, ईरान ने अमेरिका से एक बार फिर हमले, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की मांग की है। ईरानी सांसद ने कहा कि अगर अमेरिका नुकसान की भरपाई नहीं करता है तो तेहरान फारस की खाड़ी में दुश्मन के जहाजों को जब्त करेगा और बेचेगा।
साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि हम किसी एनिमी वेसल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भी नहीं आने देंगे। अब ट्रंप की बात सुन लीजिए। ट्रंप की माने तो हमें तो यह पता चला, मतलब अमेरिका को यह इस्लामाबाद जाके पता चला कि ईरान कितना डरा हुआ है। इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान उन्हें आभास हुआ कि अरे भाई हम तो बड़ी मजबूत परिस्थिति में हैं। अब जो बात प्रोफेसर साहब ने भी थोड़ी कही थी, ऐसा भी लगने लगा है कि क्या वाकई अमेरिका ने ये सीज फायर करने की पेशकश करने का जो ऐलान किया, ये कोई दोबारा हमले करने के लिए, कोई रणनीतिक पॉज लेने के लिए किया था, अपनी थोड़ी स्ट्रैटेजी चेंज करें? वो एक्चुअली शांति चाहता नहीं था, वो पूरी तरीके से युद्ध बंद करना नहीं चाहता था, और ना ये युद्ध पूरी तरीके से बंद होगा। बोलिए त्रिपाठी जी। नहीं देखिए, ये मतलब उस तरह से कहें तो अमेरिका जिस अंदाज में रहता है उसमें यही लगता है कि हर वक्त तो युद्ध करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप अभी युद्ध में जाना चाहते हैं। मैं बड़ा स्पष्ट हूं इस पर, और मुझे बहुत क्लैरिटी के साथ दिख रहा है कि ट्रंप पूरी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। लेकिन चूंकि आईआरजीसी की कमांड इतनी ज्यादा है, वहां जो रेडिकल, जो जिसको बार बार गल्फ कंट्री के लोग कहते हैं, यूएई और सऊदी के लोग, कि मुल्ला रिजीम वहां भी बहुत ताकतवर है, उसकी वजह से ये नहीं हो पाया। ट्रंप पूरी तरह से इस वॉर से निकलना चाहते हैं, और उनकी यही कोशिश थी कि अच्छा सोचिए मांगा क्या था, न्यूक्लियर नहीं बनाएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देगा, तो ये तो बड़ा आसान सा था। क्यों ईरान ने नहीं किया? इस वार्ता को तोड़ने के लिए हम क्यों अमेरिका को दोषी ठहरा रहे हैं? लेबनान नहीं, लेबनान की लड़ाई हमेशा चलती रही। लेबनान की लड़ाई इससे कहां जुड़ी हुई है? वो दोनों इससे कनेक्टेड है ही नहीं। लेबनान और इजराइल की लड़ाई वो कोई ईरान की वजह से थोड़ी ना हो रही। ईरान चूंकि वहां हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है, इसलिए उनके लिए वो मिसाइलें फेंकते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये वार्ता तोड़ने का, शांति न करने का पूरा आरोप ईरान के ऊपर जाता है। कहानी कुर्सी की में आप देख रहे हैं, ईरान की नाकेबंदी करने वाले हैं ट्रंप, ये पूरी खबर, और हम पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में मौजूद हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस नेगोशिएशन को लेकर के जो इस्लामाबाद में बातचीत हुई, इस पर दोनों के क्या रुख हैं, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है बातचीत नहीं चाहते थे या सुलह नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने गैर वाजिब शर्तें रखी। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अमेरिका को सलाह दी है कि वो अपना तानाशाही रवैया छोड़े, ईरान के अधिकारों को, उसके राइट्स को माने, और अगर वो ऐसा करता है तो इस सारी झंझट का समाधान खुद ब खुद मिल जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री जो अरागची साहब हैं, उन्होंने कहा कि अमेरिका इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना ही नहीं चाहता, उसके मन में कोई सद्भावना नहीं है। अरागची ये भी कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में हम समझौते के बहुत करीब आ चुके थे। उन्होंने कहा वी वर इंचेस क्लोज, ये बड़ी बात है। वो कह रहे हैं हम बिल्कुल पहुंच चुके थे समझौता होने की कगार पर, लेकिन ऐन वक्त पर अमेरिकी डेलीगेशन ने ऊल जलूल मांगे रखना शुरू कर दी, गोल पोस्ट शिफ्ट किया, मैक्सिमलिस्ट मांगे रखी, और फिर ये बात हम नहीं मान सकते थे। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि 47 सालों में यह पहला मौका था कि हमारी अमेरिका के साथ इतनी लंबी बैठक हुई, फिर भी अमेरिका को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं अरागची साहब की बात जो है उस पर हम लोग बात करें कि क्या वाकई कोई ऐसा लम्हा मुमकिन है कि वहाँ हुआ हो जिसमें ये लोग एक दूसरे की बात मानने के करीब आ गए हों, और अगर ऐसा था तो फिर अमेरिका पीछे क्यों पड़ रहा, अगर ईरान का दावा सही है तो। लेकिन बयान आपको मैं दिखाता हूं, भारत में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनके प्रतिनिधि भारत में हैं। क्या कह रहे हैं ये ईरानी नेता? ये कह रहे हैं कि अमेरिका मेज छोड़ करके भागा, वो पीछे हटा, हम बातचीत से पीछे नहीं हटे। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर, ईरान के राष्ट्रपति, वो भी यही दावा कर रहे हैं। हम लोग ब्रेक से पहले भी इसी बात को कर रहे थे। भाई डिमांड्स पे आ जाइए आप। एक कोर डिमांड है जो ट्रंप ने भी एक ही बात कही, नो न्यूक्लियर। वो ईरान मान ले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाकी झगड़े संजट सब कुछ अपने आप सुलझ जाए। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसी न्यूक्लियर पर ये 1 साल से बात कर रहे हैं, और ईरान कहता है कि हम तो लगभग एक पॉइंट पर आ चुके थे न्यूक्लियर को लेकर के, उसके बाद भी युद्ध हम पर किया गया है। ये जो दावा ईरान का है, ये कितना सही लगता है आपको कि अमेरिका ने गैर वाजिब मांगे रखी होंगी? देखिए, गैर वाजिब मांगे दोनों तरफ से रखी गई हैं, और दोनों का अगर पढ़ें तो दोनों की गैर वाजिब मांगे लग रही हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि आप जो समझना चाह रहे हैं कि अमेरिका का रुख क्या है, ईरान का रुख क्या है, वो इतना सिंपल नहीं है। एक अंडर करंट भी इनके आपस में चल रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि
ईरान इस समय समझ गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही इस समय उसका न्यूक्लियर वेपन है। सही। और उसको वो पूरा वेपनाइज कर रहा है। और अमेरिका का ये मूव इस समय जो कर रहा है उस सारे चीजों को पलट के वापस कर देगा जो उन्होंने शायद इस्लामाबाद में डिस्कस किया होगा। और ईरान इस समय ये जानता है कि वो इस पोजीशन में है कि अमेरिका बैक सीट ले चुका है, उनको ये लगने लगा है अब वो दोबारा उसी फोर्स से दोबारा लड़ने नहीं आएगा ईरान से। उसका भी वो एडवांटेज उठा रहा है। रिजीम बदली नहीं, न्यूक्लियर वेपन बनाने पर वो नहीं बनाने पर वो तैयार नहीं हो रहा है। लेकिन ईरान ये जानता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा वेपनाइज किया जाए। न्यूक्लियर वेपन अगर बनाना है तो अमेरिका बनाने नहीं देगा। पहले भी नहीं ट्रंप साहब ने मना किया था, लेकिन जो एनपीटी के तहत जितना अलाउड है 3.67% एनरिच्ड यूरेनियम बनाना वो कम से कम कर दे। और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहता है। इजराइल इस समय एक जो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है वो ये कर सकता है कि लेबनान में कम से कम कुछ दिन तक वो स्थगित कर दे पेंडिंग आउटकम ऑफ द ईरानियन टॉक। ठीक है सर, लेकिन वो भी नहीं कर रहा उस पर आते हैं सर। लेबनान की खबर, इजराइल की खबर अलग से उस पर डिस्कशन करेंगे। ट्रंप ईरान को हर दिन नई धमकी देते हैं, लेकिन इस बार तो उन्होंने पूरी दुनिया को धमका दिया है। ट्रंप के हॉर्मुज में नाकेबंदी वाले बयान को लेकर तमाम देश भड़के हुए हैं। अरे पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि वो तो पूरी तरीके से ईरान के साथ है। वहां मीडिया का सेंटिमेंट, आम लोगों का सेंटिमेंट वो पूरी तरीके से अपनी सरकार के खिलाफ, मतलब उनको तो ये लगता है कि ये सब ट्रंप और ये सब ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। लेकिन उनकी जनता, उनका मीडिया वो पूरी तरीके से ईरान के साथ है। और उनका ये कहना है कि ट्रंप ने जो कुछ किया इस बातचीत के दौरान भी, उन्होंने इन टॉक्स को साबोटाज किया। वो नहीं चाहते थे कि यहां कोई आउटकम निकले। तो इनका कहना है कि भाई अंदर कुछ और बात हुई है और बाहर बताई जा रही है कुछ, और यही आरोप जो है वो लगभग ईरान भी लगा रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, मुझे दो तीन बातें साफ साफ दिख रही हैं। मुझे लगता है कि अब ये ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध को थोड़ा सा और बड़ा किया जाए, इसको कॉम्प्लिकेट किया जाए। अभी आपने देखा कि रसिया ने स्टेटमेंट दिया। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, रशिया का क्या स्टेटमेंट है? रसिया का स्टेटमेंट है कि ट्रंप को एकदम कि आप उसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये करने की, नाकेबंदी करने की कोशिश बिल्कुल मत कर, डोंट डेयर। ओके, ठीक है। तो आने वाले दिनों में चाइना भी इसमें कूदेगा, भारत का भी हित इसमें यही है कि भाई कोई नाकेबंदी नहीं हो। भारत का जहाज तो आ ही रहा है, यदि टैक्स नहीं दे करके आ रहा है, टोल टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, तो भारत के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उसकी जहाजें निकल रही हैं तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, यही तो भारत की ज़रूरत होगी। इससे ज़्यादा हमारी क्या ज़रूरत है कि भाई कतर वगैरह ये सब जगह से जो हमको तेल, एलपीजी और जो ये सब चीज़ें हमें मिलते रहे, आबाद मिलते रहे। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो ये बात है कि भाई ट्रंप आगे युद्ध में नहीं जाएंगे, ये युद्ध का दायरा बढ़ सकता है, टेंशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। क्योंकि इसमें चाइना को कितना घाटा हो रहा है आप ये देखिए ना, चाइना के 90% आयात जो है वो चीन से है। क्या चाइना इस बात को तो चाइना का भी तेल नहीं निकलेगा ना वहां से? चाइना का तेल नहीं निकलेगा तो क्या ये चाइना इससे बर्दाश्त करेगा क्या? सही बात। रसिया का कोई दिक्कत नहीं है, रसिया अपना ट्रेड कर लेगा, रसिया के तेल जो है वो मार्केट में होगा। लेकिन चाइना के लिए तो मुश्किल है। क्या जापान इस चीज को स्वीकार कर लेगा? क्या नहीं करेंगे? क्या तो क्या इंडिया करेंगे? स्वीकार कर लेगा? क्या करेंगे फिर ये देश? यही देखना पड़ेगा कि ऐसी जो ताकतें हैं, चीन, जापान, वो सब भी इसके खिलाफ फिर बातें करना। आप चाइना का कुछ मुझे रिएक्शन बता रहे थे नहीं, दो चीजें। एक तो ये कि चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी के हित में तुरंत खोला जाना चाहिए। तो जब वो तुरंत खोला जाना चाहिए कहते हैं तो सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं, ईरान का भी है। और एक बात हमें और समझनी चाहिए कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का वेपनाइजेशन किया है। इस वार्ता में आप कुछ भी कहें, लेकिन जब वो कह रहे थे कि हम न्यूक्लियर रख नहीं रहे हैं, न्यूक्लियर पावर हम बनना नहीं है, वैसे मेरा मानना है कि जब अमेरिका के पास है तो किसी को भी अधिकार है, लेकिन वो इस युद्ध को अभी रोक सकते। दूसरा, चाइना की जहां तक बात है तो सिर्फ तेल का मसला नहीं है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसमें अकेले ईरान में चीन का $25 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट है, यूएई में $48 बिलियन से अधिक है, कतर में $15 बिलियन से अधिक है, ओमान में 10, यानी ओवरऑल अगर पूरे को कहें तो वो ठीक ठाक सा करीब $250 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट सिर्फ ईरान और गल्फ कंट्रीज का में चाइना का हुआ रखा है।
तो चाइना ने जिसको अपने लिवरेज के लिए तैयार किया था, वो सब एसेट भी उसके एक तरह से कहें कि उस ब्लॉकेट का हिस्सा बन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन क्या यह संभव हो सकता है कि चाइना दूसरी जगहों से लेता रहे और ईरान से न ले? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो वो कह रहे हैं कि चाइना को बहुत भारी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी चाइना को? अभी तो इनको शायद मई में तो जाना है, चाइना जाना है। लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये सीज फायर भी इन्होंने इसीलिए किया कि ये जा सकें, चाइना जा सकें। अब वो चाइना को घुड़की दे रहे हैं। हमेशा लेकिन चीन की तारीफ करते हैं, मतलब शी जिनपिंग की तारीफ करते हैं हमेशा। कहते हैं मेरी बड़ी अच्छे दोस्त हैं, मेरी बड़ी अच्छी बनती है उनके साथ, और इनका जो अगर चीन जाना होगा तो वो बड़ा ऐतिहासिक दौरा उसको माना जा रहा है। उससे पहले क्या ट्रंप क्या चीन के ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश है सर? देखिए, एक दादा दूसरे दादा को भाई कहता है कि तू भी भाई है मेरा, तो वैसे ये चीन भी एक दादा है, अमेरिका भी दादा है। तो चीन जानता है कि भाई अमेरिका जानता है कि चीन कोई वेनेजुला नहीं है, ईरान नहीं है कि जब चाहे जाकर हमला कर दो और आप उनको धराशायी करो या उनको नुकसान पहुंचा सको। चीन की ताकत से पूरी दुनिया वाफिक है और अमेरिका तो बहुत अच्छे से वाफिक है। तो बार बार जिस तरीके से वो जिक्र करते हैं चीन को, हालांकि उन्होंने कहा कि अगर चीन ईरान को हथियार देगा चोरी छुपके तो 50% का टैरिफ में लगा दूंगा। हालांकि चीन का भी इसमें रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन मुझे लगता है कि वो बार बार इस बात से परेशान है कि ईरान को इतनी ताकत कौन दे रहा था, और वार्ता के मैच पर बैठने के बाद भी ईरान एक कदम भी पीछे नहीं हटा। किसी मामले पर ईरान ने अपनी रुख को नरम नहीं किया। तो वो कौन ताकत है जो ईरान के पीछे खड़ा हुआ? तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप को नजर आ रहा होगा कि ईरान के पीछे कहीं ना कहीं रशिया और चीन की ताकत है जो उन्हें हथियार या टेक्नोलॉजी मुहैया करा रहे होंगे, और इसीलिए ईरान उनके दम पर अमेरिका से लड़ने को भिड़ने को तैयार है, इतना ज़्यादा वहाँ पर इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय होने के बाद भी। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप अभी दे रहा है, लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके से फिलहाल बयान दिया है, तो मुझे लगता है कि उनके बयान को बहुत गंभीरता से भी नहीं लिया जाना चाहिए। वो हर दूसरे दिन अपने बयान को बदलते हैं। चीन का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ताकत नहीं है चीन को करने की। वो चीन को पास उनको जाना है, और चीन को जब तक वो कह रहे हैं कि हथियार नहीं देंगे, तो चीन तमाम दूसरे रास्तों से हथियार देता रहेगा, ईरान को मदद करता रहेगा कि ईरान को एड तो मिल रही है ना वॉर में। सौरभ, देखिए, जो रसिया और चाइना ने जो मदद किया है इस वार में, सभी रिपोर्ट्स यही कहते हैं कि सैटेलाइट इमेजिंग और इंटेलिजेंस, ये दो चीज की वेपन्स नहीं, वेपन्स तो खुद रसिया को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई कर रहा था। समझ रहे हैं? रसिया का जब वेपन सिस्टम खत्म हो रहा था, उस समय सप्लाई ईरान ड्रोन और मिसाइल तक दिया है। तभी तो वो भड़के हुए थे इतना ज़ेलेंस्की, तभी तो आए इन गल्फ कंट्रीज की, मैं मदद करता हूं आपकी ईरान के खिलाफ। अब बात सवाल रह गया लेबनान का, लेबनान और इजराइल। लोग कह रहे हैं इजराइल की कोई नियत नहीं है कि शांति हो, वो उसका एजेंडा है। ईरान और ईरान से जुड़े जितने और संगठन देश जो हैं, ये सब इनका थ्रेट पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, और वो इस सीजफायर विस्फायर में नहीं मानता, अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ता है और अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहता है। अब उसने लेबनान पे फिर हमला कर दिया, कई रिहायशी इलाकों को बिल्कुल मलबा बना दिया उसने। अब एक बार फिर इसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। कई गांव पूरी तरीके से खाली साफ हो चुके हैं, और यह हमला उस वक्त हुआ है, उस तरीके से हुआ है जिस तरीके से गाजा के रफा और बेथ हनौन में हमले किए गए थे। दावा किया जा रहा है कि इजरायली फोर्सेस साउथ लेबनान के इलाके में पूरी तरीके से काबिज हैं। लेबनान के बयादा में हिजबुल्लाह ने भी इजरायली सैनिकों पर ड्रोन अटैक किया है, और हिजबुल्लाह ने इस हमले का वीडियो जारी करके कहा कि जब तक अमेरिकी इजरायली हमले बंद नहीं हो जाते तब तक उनका जवाब जारी रहेगा। ताबड़तोड़ हमलों के बाद खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू रक्षा मंत्री के साथ लेबनान पहुंच गए। आप देखिए कितनी बड़ी बात है, जंग जहां चल रही है और दूसरे देश में उसकी सीमाओं के अंदर वॉर के बीच नेतन्याहू अपने सैनिकों से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए, उनका हौसला बढ़ाया। हमने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रंप है, नेतन्याहू जो हैं, वो सीज फायर से लेबनान को अलग रखने की मांग कर चुके हैं। अमेरिका ने भी इनका साथ दिया। इनफैक्ट इस पर झूठ बोला अमेरिका और इजराइल ने कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं था। लेबनान सीज फायर का हिस्सा था, लेकिन नेतन्याहू के दबाव में दोनों देश, फिर अमेरिका भी इससे पीछे हट चुका है। अभी जो हिजबुल्लाह वाली बात है, प्रोफेसर साहब आपको और डिटेल में बताएंगे। हिजबुल्लाह है क्या जिसको ईरान नेतन्याहू खत्म करना चाहते हैं? एक तो ये शिया मिलिशिया है, आर्मी है, लगभग शिया मिलिशिया है, तो मतलब ईरान के समर्थन से है पूरी तरीके से। दूसरा, ये स्टेट विद इन स्टेट है, लेबनान की अपनी सरकार है, लेबनान की अपनी सेना है, लेकिन कुछ हिस्सा जो खासकर साउथ लेबनान का, जहां पर अब कब्जा कर रहे हैं इजराइल के लोग, वो हिस्सा पूरी तरीके से हिजबुल्लाह के कब्जे में है। यहां इन्हीं की सरकार चलती है, इन्हीं की सत्ता है और इन्हीं की सेना है, और वो पूरी तरीके से खिलाफ है इजराइल के, उन पर हमले करती है। और इसकी ताकत कितनी है उसका केवल एक उदाहरण आपको देता हूं। 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले खबर आई थी कि अमेरिका और इजराइल के दबाव में लेबनान की सरकार ने, चुनी हुई सरकार ने, यह घोषणा की कि हमारे यहां जो
ईरान के राजदूत हैं, ये पर्सन नॉन ग्रेटा बन गए हैं और ये तुरंत हमारा देश छोड़ दें। एक देश की सरकार ने कहा कि ईरान का राजदूत चला जाए हमारे यहां से, और वो नहीं गया। हिजबुल्लाह ने कहा नहीं, ये यहीं रहेंगे, और कुछ नहीं बिगाड़ पाया लेबनान। वो वही है, वो अभी भी वो लेबनान में है ईरान का राजदूत। इतनी ताकत है इसकी, इसलिए मैंने कहा स्टेट विद इन स्टेट है सर। लेकिन मतलब इजराइल के लिए ये बिल्कुल रेड लाइन है कि भाई इस पर मैं समझौता नहीं करूंगा। देखिए 82 से 2000 तक इजराइल ने वो साउथ लेबनान पे अपना कब्जा रखा था, और वहाँ जितने भी लेबनानी थे उन सबको वहाँ से हटा दिया था। जो रहे थे इनके कंसेंट से रहे थे। 2000 में अकॉर्ड हुआ और वहाँ से इजराइल निकला और यूनिफिल वहाँ आई, यूनाइटेड नेशन फोर्सेस इन लेबनान। 2006 में और उस बीच हिजबुल्लाह बना, और हसन नसरुल्लाह जो उसके लीडर थे, करिश्मेटिक लीडर थे, उसी समय ईरान ने उनको समर्थन देना शुरू किया। बहुत पैसे दिए, हॉस्पिटल चलाते थे, स्कूल चलाते हैं, यूनिवर्सिटी चलाते हैं। यहाँ तक कि लेबनान के जो गृह युद्ध उस समय हो रहा था, लेबनान में 3 ये कहें कम्युनिटीज़ हैं, शिया, सुन्नी और क्रिश्चियंस। क्रिश्चियन माइनॉरिटी में है, शिया सुन्नी लगभग बराबर हैं, और तीनों को एक तरह से रोटेशनल प्रेसिडेंसी मिलती है, या यूं कहें रोटेशनल पावर, नॉट प्रेसिडेंसी, पावर मिलता है। तो एक स्पीकर एक क्रिश्चियन होता है, प्रेसिडेंट जो है सो सुन्नी होता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो शिया होता है। इस तरह से पूरी सरकार चलती है। तो 82 से 2000 तक 18 साल इन्होंने कैप्चर किया। उसके बाद हिजबुल्लाह पैदा हुआ। हिजबुल्लाह बहुत पावरफुल फोर्स बन गया। 2006 में इन्होंने इजराइल की सेना पर अटैक कर दिया। 33 दिन का युद्ध चला और इजराइल की सेना को वहां से पीछे हटना पड़ा। पीछे हटने का कारण था कि 5 सोल्जर जो उनके थे, उन 3 को तो मार दिया, 2 को पकड़ रखा, और पहली बार डिक्लेयर किया कि पूरे इजराइल, मतलब पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल को हराने वाला कोई एक मिलिट्री फोर्स है तो हिजबुल्लाह है। तो हिजबुल्लाह उस तरह का है, लेकिन हिजबुल्लाह ने बहुत काम किया है। वो वहां के सिंपैथी लेता है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है, आर्म्स तो करता ही है, लेकिन वहां का समर्थन है। और जो यहां पर शांति स्थापित हुई थी लेबनान में गृह युद्ध के बाद, उसमें हिजबुल्लाह का भी रोल था कि उसने कहा कि वो एटलीस्ट गवर्नेंस में सपोर्ट करेगा। ठीक है, मतलब वो इजराइल के लिए लेकिन एक परमानेंट थ्रेट है। परमानेंट थ्रेट है, और वो आगे भी रहेगा। अरे ठीक है। क्या हिजबुल्लाह को हमास इतना मारा जा सकता है कि जैसे आज हमास कमजोर हो गया वैसा हो जाए? देखिए, मारने को तो मारा जा सकता है, कोई ऐसी बहुत बड़ी आबादी नहीं है। 60,000 70,000 के बीच में उसकी आबादी है। जो हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं उसमें 60-70 हज़ार के लोग हैं, और उसमें से बहुतों को तो ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है। मेन बात है कि ईरान लेबनान से क्यों जोड़ता है। इसलिए जोड़ता है कि चाहे उसकी फंडिंग हो, चाहे वो ड्रोन सप्लाई हो, मिसाइल सप्लाई हो, ट्रेनिंग हो, ये सारा काम हिजबुल्लाह को ये करता है, ईरान करता है। ये पूरी ट्रेनिंग से लेकर के, फंडिंग से लेकर के, आर्म सप्लाई करने का पूरा का काम। यानी कि इजराइल के आंगन में कोई लड़ाई करने के लिए है, 1000 मील की दूर पर खड़ा है ना ईरान, वहां से तो रोज मिसाइल से लड़ नहीं सकता है। तो उसके दरवाजे पर एक फोर्स खड़ा कर दिया है जो रोज इजराइल को मारने के लिए तैयार रहता हो, जो रोड बॉम्बिंग कर सकता हो, मिसाइल करता है और करते रहता है। इसलिए लेबनान को चाहता है कि हम इसको पूरी तरीके से खत्म कर दें, और इसलिए इजराइल, मुझे नहीं लगता है कि लेबनान में लड़ाई को वो रोकेगा। अब जरा एक बार फिर ट्रंप की सनक की बात करते हैं। ये आदमी क्या सोचता है, अपने को क्या मानता है, क्या अपना भविष्य देखता है। अब वो पोप के पीछे पड़ गया है। दुनिया भर की ईसाई आबादी के जो सर्वोच्च उनके धार्मिक गुरु पोप है, और दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा आबादी ईसाइयों की है ना सर? बिल्कुल, सबसे ज्यादा दुनिया में ईसाई रहते हैं। उनके जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं वेटिकन सिटी, उनके बारे में क्या कह रहे हैं ट्रंप? उनके बारे में ट्रंप कह रहे हैं पोप लियो इज वीक ऑन क्राइम, फॉरेन पॉलिसी। मतलब ये क्राइम और फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है, कमजोर हैं उस पर, ये मेरी फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ। ये इनको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का डर है, लेकिन ये नहीं बताते कि कैथोलिक चर्च और बाकी क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस ये सब क्या गलत काम करती हैं, ये पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे तो इनका भाई ज्यादा पसंद है, ब्रदर लुई। आई लाइक हिम बेटर बिकॉज ही इज मागा। वो मागा में विश्वास रखते हैं, ये मेरे मागा में विश्वास नहीं रखते। मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन के अंदर ही गेट्स इट, मतलब इनके भाई को वो समझ में आता है, लियो को समझ में नहीं आता। इनका नाम पोप लियो है, इनका नाम। ये कहते हैं कि पोप लियो को ईरान को न्यूक्लियर वेपन मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ये कहते हैं मैं ऐसा पोप, आई डोंट वांट अ पोप, मैं ऐसा पोप नहीं चाहता जो अमेरिका के वेनेजुएला पर हमला करने को
गलत मानता हूं, वहां से इतनी ड्रग्स हमारे यहाँ आती हैं, ये उसको गलत मानता हूं, मैं ऐसा पोप नहीं चाहता हूं। फिर ये कह रहे हैं कि अगर मैं ना होता तो ये पोप ही ना बनते। ये तो व्हाइट हाउस में मैं हूं और ये अमेरिकी हैं, इसलिए ये पोप बन गए, ये वो लिख रहे हैं। फिर आगे ये कह रहे हैं ये सब बातें छोड़ें, रेडिकल लेफ्ट को समर्थन देना छोड़ें, एक अच्छे पोप बने, पॉलिटिशियन ना बने। इट इज हर्टिंग हिम वेरी बैडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज हर्टिंग द कैथोलिक चर्च। ट्रंप का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग वो व्हाइट क्रिश्चियन है, जो कट्टर समर्थक है उनका, वो कट्टर ईसाई है और यस कैथोलिक ईसाई, और कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े नेता को, सबसे बड़े धर्मगुरु को वो ऐसा दिखा रहे हैं। अब ये जो पिक्चर दिख रही है, इससे ये है खतरा, दुनिया को ये खतरा समझ में आना चाहिए क्या ट्रंप है, क्या किया है इस इमेज में। क्या है, ट्रंप एक बीमार आदमी को छूकर ठीक करने का दावा कर रहे हैं। ये पिक्चर किसकी होती है? जीसस क्राइस्ट की होती है। ईसा मसीह की ऐसी तस्वीरें, पेंटिंग्स बनती हैं कि वो छू देते थे किसी को तो मर्ज ठीक हो जाता था उसका। ट्रंप ने अपनी ईसा मसीह बना दिया खुद को। बट आप परेशान मत होइए, कोई सर तन से जुदा का नारे नहीं लगाने जा रहा है। इतना होने के बावजूद भी यदि इस्लाम के प्रतीकों पर हो जाता है, एक दो लाइन बोल देता हूँ, फिर त्रिपाठी जी की तरफ चला जाएगा। देखिए, पोप वाकई एक नेता भी है, ये गलतफहमी लोगों को हटा देना चाहिए। वेटिकन एक स्टेट भी है और उसका हेड भी पोप होता है। तो वेटिकन एक पोप जो है वो न सिर्फ धार्मिक गुरु है, वह भी एक राजनीतिक गुरु भी है, राजनीतिक हेड भी है। आप कह रहे हैं ट्रंप बोल सकते हैं उनके खिलाफ? बिल्कुल, क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि चलिए मैंने इतना भी मान लिया आपको, वो खुद को ईसा मसीह दिखा रहे हैं। हाँ, ये और बात है, लेकिन क्या है ट्रंप के दिमाग में? एक बात और, जासूआ प्रोजेक्ट 1 और जासूआ प्रोजेक्ट 2, पूरी दुनिया को क्रिश्चियनाइज करने की फंडिंग कहां से होती है? व्हाइट हाउस से होती है। बताइए त्रिपाठी जी। देखिए, मैं तो इसको उसी दिशा में फिर से देख रहा हूं कि ट्रंप जो है धरती पर इसीलिए जन्मे हैं कि वो अमेरिका सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी, डीप स्टेट सुप्रीमेसी, हर कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरह ध्वस्त कर दें। अच्छा, चर्च, व्हाइट हाउस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और उसके साथ फिर पेट्रो डॉलर और इन सब का मिला के ऐसे वो बनता है अमेरिका बड़ा। उसके सारे एक एक करके उन्होंने तोड़ दिया। यूएन ध्वस्त कर दिया, WTO ध्वस्त कर दिया, WHO ध्वस्त कर दिया, सारी संस्थाएं ध्वस्त कर दी, और अब वो अमेरिका का वर्ल्ड डोमिनेंस ट्रंप ही खत्म करेंगे। ट्रंप ही वही है। समीर जी, एक कमेंट ट्रंप की सनक पे। दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा इस समय ट्रंप ही है, मुझे लगता है, अमेरिका के लिए, अमेरिकी समाज के लिए और दुनिया के लिए। और मुझे लगता है कि हिटलर तो तानाशाह था, ये लोकतंत्र से निकले हुए तानाशाह है ट्रंप। जिस तरीके से उनका व्यवहार है, वो जिस तरीके से पोप के बारे में बोल रहे हैं, वो जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट के बारे में आपने को बता रहे हैं, अब वो तो कल ये भी कह देंगे कि भाई जब तक मैं राष्ट्रपति नहीं था तो अमेरिका बना नहीं था, मैं राष्ट्रपति बना उसके बाद ही अमेरिका बना है, और जब तक मैं रहूंगा तब तक अमेरिका पावरफुल रहेगा, जिस दिन मैं राष्ट्रपति नहीं रहूंगा अमेरिका पूरा कमजोर हो जाएगा। आप पहले रुक गए भाई, जीसस क्राइस्ट तो सन ऑफ गॉड है ना, ईश्वर के पुत्र हैं। कहीं अभी तो इनका खुद को ईश्वर ही डिक्लेयर करना बाकी कर दिया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। फ्रांस के मिनिस्टर गए स्टालिन से बात करें 1930 के दशक में। उन्होंने कहा कि रूस में, USSR में कैथोलिक्स पे बहुत अत्याचार हुआ, उसको रोकिए। ये पोप साहब कह रहे थे आपको कह देने के लिए। स्टालिन ने घूमकर कहा, हाउ मेनी बटालियंस डज पोप कमांड? तो ये वैसी ही स्थिति है कि ये जो यहाँ दिखाया जा रहा है। हाँ, ऐसा ना हो कि दुनिया को मिलके फिर अब इस समस्या का इलाज, मतलब ट्रंप का इलाज जो है ढूंढना पड़े। अभी तक तो आप ईरान और स्टेट और हॉर्मुज में उलझे हुए हैं। बहुत धन्यवाद सर, आज समय इतना ही था। हर्षवर्धन जी, प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर सिंह, आपका बहुत शुक्रिया। समीर जी, कल फिर मिलते हैं।